एक प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, they have to take 20 students, they will simply people with the highest. So when people ask, does CGPA help in getting you internships? So the answer is both yes and no. when is it yes? Yes in the case जब तुम्हें किसी प्रोग्राम के थ्रू एक्सेप्ट होना हो, किसी प्रोफेसर से पहले उधर से एक्सेप्टेंस आना हो, देन यू आर अप्लाइंग टू द प्रोग्राम लाइक डार्ड। आई गेस माइटेक्स में भी थोड़ा बहुत सीजीपीए चलता है। then definitely yes, CGPA is the only criteria, you can say, for these programs. On the other hand, if you are applying directly to the professor, we will talk about that thing as well कि professor को directly कैसे apply करते हैं। तो if you are applying directly to any professor, then really not, it is not a big criteria। वहां पे तुम्हारी स्मार्टनेस काफी काम आएगी, तुम्हारा ये सब इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह तुम्हारे काम आएंगे, बट ये इतना काम नहीं आएगा कि सीजीपीए वगैरह कितना है, दे डोंट केयर टू मच अनलेस इट इज 9.5 9.8 जो एकदम अलग से दिखता हो। अगर तुम्हारा 8.5 है, 8.7 है, तो इट इज ओके, इट इज नॉट वेरी आउटस्टैंडिंग, तो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर टू मच, राइट? तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू दीज प्रोग्राम्स एंड आई स्टार्टेड गेटिंग रिजेक्शंस। तो डार्ड में आई डिड नॉट इवन गेट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम एनी प्रोफेसर। जब पूरी जर्मनी में सारे प्रोफेसर्स को अप्लाई कर दिया, 60-70 प्रोफेसर्स, ऑल ऑफ देम रिजेक्टेड मी। ओके फाइन, देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू सम अदर प्रोग्राम्स। जापान के एक दो प्रोग्राम्स हैं, यूट्रिप नाम से है जापान में, कनाडा में माइटेक्स है, तो आई गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम माइटेक्स। यूट्रिप डिड नॉट सेलेक्ट मी। देन देयर वाज वन प्रोग्राम, यूसीएलए का एक प्रोग्राम था, दैट उसमें रिजेक्शन हो गया। तो August, September, October, November, December, for 5 months, I kept getting these rejections. तो यहाँ पे एक important point to note is कि 5 महीने रिजेक्शन आने के बाद you start feeling frustrated कि अब तो कुछ नहीं होगा। And I went through all of that कि 2 महीने बाद, 2 महीने में ही मेरा हो गया था कि यार बहुत ज्यादा हो गया है, अब तक तो लग जानी चाहिए थी, बिकॉज आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि मेरी तो प्रोफाइल कुछ बहुत ही अच्छी है, मैंने 2 इंटर्नशिप की हुई है, एंड पीपल शुड सेलेक्ट मी। somehow these professors should just select me, why are they not selecting me? which is not the case कि तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम्हारी प्रोफाइल खराब है, खराब इन द सेंस कि तुमने कम इंटर्नशिप्स की हुई है, कम प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, दैट इज नॉट वेरी ट्रू। काफी कुछ एटलीस्ट रिसर्च इंटर्नशिप्स में तो लक पे डिपेंड करता है और तुम्हारी परसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। लक इन द सेंस कि लेट्स से प्रोफेसर के पास opening है, you end up mailing that professor and the professor will be like, yes, I really need one student right now, I will accept you, that's it. No matter how good your profile is, अगर तुम एक ऐसे प्रोफेसर को तुमने मेल कर दिया जिसके पास वैकेंसी नहीं है, you will not be selected। कितनी भी अच्छी प्रोफाइल हो तुम्हारी, कितना भी काम तुम्हारा प्रोफेसर से मैच हो रहा हो, you are not going to get selected, राइट? तो वी डिस्कस्ड कि प्रोग्राम्स के थ्रू क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, एंड सी प्रोग्राम्स भी वी कैन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। तो रिसर्च इंटर्नशिप्स, प्रोग्राम्स, नॉन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स वाले जो रिसर्च इंटर्नशिप्स हैं, लेट मी ऑल्सो राइट दिस थोड़ा सा, तो यू पीपल विल, we have research interns, programs and नॉन प्रोग्राम्स, मतलब डायरेक्ट मेल कर रहे हो तुम प्रोफेसर को, राइट? तो जो प्रोग्राम्स वाले हैं उनको भी यू कैन डिवाइड इनटू 2। where you need acceptance from the professor. So how these programs work is कि तुम you first mail a professor, the professor accepts you, and after the professor has accepted you, then you apply to the university.
राइट? तो प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके बाद तुम यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर दो एंड द यूनिवर्सिटी गिव्स यू फंडिंग. सेकंड इज कि यू अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी. जैसे अगर जैसे मैं इसकी प्रोग्राम की बात करूं तो इसमें एनटीएचयू का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वो आ जाएगा. एनटीएचयू काइस्ट का होता है, इसको दिस इज नोन एज विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम, तो ये आ जाएगा. जापान का यूट्रिप आ जाएगा, दिस इज यूट्रिप. या यू कैन सर्च ऑल दीज थिंग्स, राइट? एनयूएस का ए स्टार प्रोग्राम है एक, वो आ जाएगा. एनयूएस के और भी प्रोग्राम्स हैं, वो भी. एनयूएस इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूट्रिप इज फॉर जापान, काइस्ट इज फॉर कोरिया, एनटीएचयू इज फॉर ताइवान. ये सब आ जाएंगे. यूएस के भी काफी सारे हैं, कैलटेक का है, कैलटेक में भी यू नीड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द प्रोफेसर. तो फॉर ऑल दिस प्रोग्राम्स यू नीड कि प्रोफेसर तुम्हें एक्सेप्ट करे. नाउ देयर आर सम प्रोग्राम्स जहां पे तुम, हाँ जैसे इसमें डार्ड भी आ जाएगा, डार्ड जर्मनी, राइट? सेकंड थिंग इज कि यू अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी और द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, जैसे माइटेक्स इन कनाडा. तो माइटेक्स क्या करता है कि प्रोफेसर से थोड़ी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, पर इतनी ज्यादा वो मैटर नहीं करती. व्हाट दे डू इज कि प्रोफेसर ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को जाके बोलेगा कि मुझे इस साल की समर वेकेशंस में इस आई नीड अ स्टूडेंट हु इज, जिसका रिसर्च इंटरेस्ट इस फील्ड में हो, और एक प्रोजेक्ट का आइडिया दे देगा. देन द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी विल पुट दिस इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, माइटेक्स की वेबसाइट पे. एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग, तो यू विल चूज दैट प्रोजेक्ट. एंड लेट्स से इंडिया से 10 बच्चों ने अप्लाई किया, पूरे वर्ल्ड से मिलके 15-20 बच्चों ने अप्लाई किया. The professor will receive all those 20 applications and the professor will select you, right? So this is when you are applying directly to the university or the organizing body. तो ये दो टाइप्स के हो गए वाया प्रोग्राम्स, राइट? अभी तक आर देयर एनी क्वेश्चंस इस चीज पे? यस, नो? Samir, what do you mean by language barriers? Maybe you can speak up, maybe you can speak if you are able to unmute. Acha, okay. Yeah. So the thing is ki for all these programs, if they are opening applications for India, जैसे NTHU, KAIST, all these programs open their applications for India, and they do not accept you to know any regional language. English is the only language that you need to know. तो जर्मनी में you don't need German. फ्रांस में भी एक प्रोग्राम होता है, I am forgetting its name. I think it's चरपक नाम से है फ्रांस का. फ्रांस. तो you, yeah, even UTrip, yes, Samir, even for UTrip you don't need to know Japanese. You don't need to know any language except English for all these programs. In fact, तुम कभी भी किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हो फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स, you never need to know their language. बहुत ही I think like because most of the research work that is done is in English only. Even if जैसे प्रोफेसर तो ये भी करते हैं कि अगर उनकी खुद की इंग्लिश खराब है तो वो किसी को हायर कर लेंगे और बोलेंगे कि मैं बताऊंगा रिसर्च पेपर में लिखना क्या और तुम मेरा रिसर्च पेपर लिखो बैठ के. तो दे विल हायर समवन हु नोज इंग्लिश. तो देयर आर नो लैंग्वेज बैरियर्स. एनी मोर क्वेश्चंस? चलो, so there I guess there are no questions, so let us move forward. तो these are programs. इन प्रोग्राम्स की डेडलाइंस क्या है? डेडलाइंस ये जनरली ओपन अराउंड, they generally start opening around August. So which means the
when you complete your second year, उसके बाद these programs start opening. By the way, I know there are many first year students, so we will also discuss कि first year students research work में क्या क्या कर सकते हैं. But since third year के लिए it is more important, so we are discussing that thing first. So these programs generally start opening around August. Some of them close around December, some close around November, some will close around January. कोई दिसंबर में ओपन होके फरवरी में बंद हो जाएंगे, इस तरह से चलेंगे. But if you are really serious, start looking at all these programs around August. Programs तो at least अगस्त में देखना शुरू कर दो, right? And start preparing your applications accordingly. Now let us move to non-programs. Non-programs का सीधा मतलब है कि you are mailing the professor directly. You are mailing the professor directly. What you do is, first of all, okay. So you are mailing the professor directly. What you do is, you go to a professor's website. तुम देखते हो, let's say you are in industrial engineering and you want to work in, let's say, operations research. मान लो operations research is a field industrial engineering में, and you want to work in that. So you will go to एक यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें गए. You see all the professors. You see कि there are 5 professors who are working in operations research. You open their websites and see कि इनमें से तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है, right? In case of direct mailing, note that chances of conversion are very, very low. Very low. This is the first point. And role of luck is very high. Role of luck से क्या मतलब है कि professor wants a student and you end up applying at the right time. तो प्रोफेसर को स्टूडेंट अगस्त, क्या पता प्रोफेसर को पता चल जाए कि यार अगले साल मुझे स्टूडेंट चाहिए, एंड प्रोफेसर को अगस्त में पता चल गया कि यार नेक्स्ट ईयर के जून में मुझे एक स्टूडेंट चाहिए होगा. तो दे विल बी लाइक ओके, अगस्त से ही एप्लीकेशन आनी शुरू हो गई तो स्टार्ट लुकिंग एट देम. बट अगर प्रोफेसर को रियलाइज हुआ जनवरी में जाके कि यार आई नीड अ स्टूडेंट इन दिस समर्स, तो जनवरी में स्टार्ट होगा. तो एंड देयर इज वेरी लिटिल, मतलब तुम्हारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि प्रोफेसर को कब रिक्वायरमेंट है, राइट? तो इफ यू गो टू अ प्रोफेसर्स वेबसाइट, तुम्हें थोड़े से अपने चांसेस बढ़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि यू गो टू द प्रोफेसर्स वेबसाइट एंड सी इफ द प्रोफेसर हैज accepted any interns in the past or not. जनरली इंडियन प्रोफेसर्स क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट अपडेट करके नहीं रखते, बट इफ देयर आर प्रोफेसर्स इन द यूएस मोस्टली, या इवन किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में, आई वोंट से इंडियन यूनिवर्सिटी, आई विल से कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो प्रोफेसर्स कीप देयर वेबसाइट्स अपडेटेड. गो टू देयर वेबसाइट एंड सी इफ दैट प्रोफेसर हैज एक्सेप्टेड एनी इंटर्न्स इन द पास्ट और नॉट. वो क्लियर लिख के रखते हैं. बहुत अलग अलग नाम यूज करेंगे, विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्चर, स्टूडेंट रिसर्चर, दिस कुछ भी रैंडम ऐसे नाम, ऑल ऑफ देम आर द सेम. उसका सीधा मतलब है कि एक्सेप्ट नहीं करते. कुछ प्रोफेसर्स हैं जो वेबसाइट पे क्लियर लिख के रखते हैं कि आई डू नॉट एक्सेप्ट समर इंटर्न्स, आई डू नॉट ऑफर एनी रिसर्च इंटर्नशिप्स. अगर तुम उनकी वेबसाइट नहीं देखोगे तो यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. तो ऐसे प्रोफेसर्स को अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, राइट? तो chances are very low, one thing. Second thing, role of luck is very high. This is best for those people who did not find any professor via programs. मतलब तुम्हें तुम्हारे फील्ड में, जिस फील्ड में तुम्हें काम करना था, तुम्हें वहां कोई प्रोफेसर नहीं मिला, फर्स्ट थिंग. or who did not get selected, like obviously if you are not selected तो तुम इसी के थ्रू अप्लाई करोगे, right? so this is good for those people. इसके लिए टाइमलाइन क्या होगी? टाइमलाइन इज
start applying in August, but you can continue applying till February end to at least. You can keep applying till at least Feb end March start. मतलब अब यहाँ पे जो ये जो टाइमलाइन है ये थोड़ी सी इस बात पे डिपेंड करेगी कि तुम कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो. तो अगर आप विद इन एशिया अप्लाई कर रहे हो, विद इन एशिया, तो एशियन कंट्रीज गिव यू वीजाज वेरी इजीली. ऑल दीज कंट्रीज, सिंगापुर, ताइवान, इवन चाइना, एंड यस चाइना हैज रियली गुड यूनिवर्सिटीज. तो सिंगापुर, ताइवान, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इवन वियतनाम में भी कुछ कुछ लोग जाते हैं कभी कभी. तो कोरिया, ऑल दीज कंट्रीज हैव सम रियली गुड यूनिवर्सिटीज एंड इधर का वीजा मिलना बहुत आसान है. तो यू कैन अप्लाई टिल वेरी लेट. वेरी लेट मतलब फेब मार्च तक तुम अप्लाई कर सकते हो इजीली, और देयर आर गुड चांसेस कि तब भी हो जाएगा. आउटसाइड एशिया, यूरोप में क्या है, यूरोप में भी वीजा इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट, बट द प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग. एटलीस्ट आई नो अबाउट यूके, इट टेक्स अप टू 1 month, मोर देन अराउंड 1 month जब तुम अप्लाई कर देते हो और उसके बाद तुम्हारा वीजा फाइनली आता है. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो यूरोप में थोड़ा अप्लाई अर्ली, थोड़ा इनसे एटलीस्ट फेब मार्च तो नहीं, मे बी and all applications till Jan. And US is the most difficult thing, क्योंकि US वीजा देने में बहुत पंगा करता है. तो US के लिए you really need to apply early, and US का वीजा वगैरह बनने में भी टाइम लगता है. US वीजा दे देता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत दुनिया भर के उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, दुनिया भर के उनके फॉर्म्स होते हैं. तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट. एंड यू कैन कीप अप्लाइंग टिल जनवरी एंड ऑल. जनवरी के बाद भी तुम्हारे पास मई तक, अप्रैल एंड तक काफी टाइम होता है कि तुम्हारा वीजा मिल जाएगा तुम्हें, राइट. आर देयर एनी क्वेश्चंस हियर अभी? डज IITR play any role on this? Okay, so yes, we यहाँ पे we don't end up, we don't realize this thing, but IIT का नाम plays a really good role most of the times at least. बाहर के जो प्रोफेसर्स हैं, if they know कि इंडिया में कोई रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया में कोई यूनिवर्सिटीज हैं, तो they are like IIT है, and they don't know कि IIT दिल्ली है या IIT बॉम्बे है या IIT रुड़की है. they just know कि I mean they just know कि IIT है इंडिया में, right? तो that is what the deal is. तो IIT का नाम चलता है बाहर. Are we allowed to do research in a field that is different from our branch? Definitely. मतलब ये, हाँ, this is a very common question कि मैं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हूँ, मुझे मन है मशीन लर्निंग में अप्लाई करने का, तो मैं कहाँ अप्लाई करूँ, राइट? द बेस्ट थिंग टू डू हियर इज कि गो टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वेबसाइट एंड सी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कौन से प्रोफेसर्स हैं जो मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो, राइट? व्हाई इज दिस द केस? बिकॉज अगर तुम, इफ यू आर एन इंडस्ट्रियल पर्सन एंड यू आर अप्लाइंग टू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जहां पे लर्निंग चल रही होगी, selected are reduced because they end up picking people who are from a CS background only. तो चांसेस थोड़े कम होते हैं वहां पे. फॉर पीपल हु वांट टू शिफ्ट, तो अपनी ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करना चाहते हो, गो टू योर डिपार्टमेंट्स वेबसाइट, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और वहां पे देखो. तुम ये देखो ना कि तुम अगर इंडस्ट्रियल से हो और तुम मशीन लर्निंग में काम करना चाह रहे हो, तो बहुत से प्रोफेसर्स के दिमाग में भी तो ये चीज आई होगी ना कि यार आई एम फ्रॉम इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड and I want to apply machine learning to industrial engineering, right? So they also do that thing and you will also do that thing.
are we allowed to this has been answered, who pays for the expenses? Yes. तो यार for me what happened was कि I got selected, ये तो मैं गया था, these are the internships that I finally went to, Taiwan and South Korea. These both were mostly paid. मेरा थोड़ा खर्चा हुआ था दोनों जगह. Like Korea में I got a stipend of around $1,200 and I stayed in Korea for 45 days only. तो $1,200 काफी हो जाता है, मतलब कितना 80,000 के आसपास हो गया, which covered almost everything. और उन्होंने मुझे बहुत cheap accommodation provide कर दिया था यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में ही, तो मेरे लिए बहुत सस्ता हो गया था वो, तो बैलेंस ही हो गया था. मतलब 35,000 मेरा फ्लाइट्स का आना जाना, रहना मेरा 10-12-15,000 और बाकी खाने पीने का, थोड़ा बहुत घूमने का. ताइवान में भी मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर ही था कि आई गॉट 35,000 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड माय प्रोफेसर पेड मी 15,000, तो मुझे 50,000 मिला था टोटल. यहाँ पे मेरा अकोमोडेशन वाज फ्री, तो मेरी फ्लाइट का खर्चा 35,000 हो गया, 35,000 एंड 15,000 फॉर माय फूड एंड ऑल. तो इधर भी ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया था, बट मेरा थोड़ा खर्चा हुआ था क्योंकि मैं घुमा फिरा था इधर. दोनों इंटर्नशिप्स में मेरा स्टाइपेंड वाज लो, इट वाज नॉट वेरी गुड. मतलब जनरली अगर तुम यूएस वगैरह जाओगे तो तुम्हें स्टाइपेंड $1,500 पर मंथ के आसपास मिल जाता है, 1,200 1,500. इन कंट्रीज में थोड़ा कम मिला था मुझे. तो इफ यू आर इन थर्ड ईयर, एंड यस आई ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड टू MIT इन थर्ड ईयर, बट आई कुड नॉट गो क्योंकि माई प्रोफेसर सेड कि आई विल नॉट बी एबल टू फंड यू, विच वॉज वेरी डिसहार्टनिंग कि यार बड़ी मुश्किल से. और वही देखो, मेरी प्रोफाइल कोई इतनी बहुत अच्छी नहीं थी कि मुझे कोई प्रोफेसर एकदम से आके बोले कि हाँ तुम्हें लेना ही है. द थिंग वाज कि आई केप्ट अप्लाइंग, आई वेंट टू द प्रोफेसर्स वेबसाइट, सी कि वो क्या काम क्या कर रहे हैं, अपना मेल उस तरीके से लिखा था मैंने, एंड आई गॉट सेलेक्टेड टू MIT. तो नाउ यू कैन जज मी कि अच्छा इसने तो कुछ ऐसे कर भी नहीं रखा, बट फिर भी MIT में हो जाता है लोगों का. तो यस, इट हैपेंस, तुक्के की बात है, तो इसीलिए कीप अप्लाइंग. तो बट प्रोफेसर ने मना कर दिया, एंड इट वुड हैव कॉस्ट मी अराउंड 3-4 लाख रुपीज फॉर 2 months, which was too much to bear for my family. तो आई डिड नॉट गो देयर. तो एटलीस्ट थर्ड ईयर में तो यू शुड एक्सपेक्ट द प्रोफेसर टू पे फॉर यू, बट यार वो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर फ्यूचर गोल्स. लेट्स से कि तुम्हारा गोल है कि तुम्हें बीटेक के बाद डायरेक्टली मास्टर्स करने जाने हैं, तो यू विल नीड गुड LORs, यू विल नीड गुड प्रोफेसर्स राइटिंग LORs फॉर यू. तो अगर तुम्हारा थोड़ा खर्चा हो भी रहा है, देन थोड़ा खर्चा खुद कर लो एंड गो फॉर इट. बट अगर तुम्हारा ऐसा कोई बहुत ज्यादा गोल नहीं है, देन मे बी डोंट डू इट. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड. if you can bear those expenses, then probably go for it, because campus is the only time जब तुम्हें इंटर्नशिप्स वगैरह करने को मिलेंगी. इधर उधर 2 महीने 2.5 महीने की छुट्टियां मिल जाएंगी कि जो करना है करो, तो मे बी डू इट. बट इफ योर फाइनेंशियल्स आर नॉट अलाउइंग इट, तो डोंट पुश टू हार्ड. मतलब बहुत जरूरत नहीं है. लाइक दिस इज अ क्वेश्चन you should answer for yourself. I am not the one who will be answering this, but generally third year may at least expect that you should be paid. What about the universities in the southern hemisphere? यार southern hemisphere में कौन कौन सी countries आती हैं? ऑस्ट्रेलिया और ये सब. ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल. हाँ यार, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या होता है कि उनके समर्स हमारे विंटर्स होते हैं, हमारे विंटर्स उनके समर्स होते हैं. तो जो हमारे विंटर वैकेशंस हैं, जनरली हम उस टाइम पे वहां पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल. तो यू कैन फर्स्ट तो ट्राई कर लो कि समर्स में मिल जाए तुम्हें. अगर तुम्हें विंटर्स में भी मिल रही है, देन गो फॉर इट. तुम्हें टाइम कम मिलेगा, यस, बट द थिंग इज, ये थोड़ा सा रुड़की का मान लो या इंडियन ब्यूरोक्रेसी का मान लो कि कोई इतना फक देता नहीं है अगर तुमने रुड़की मतलब 15 दिन बाद ज्वाइन किया. लाइक इफ अगर तुम्हारी क्लासेस 5 जनवरी से स्टार्ट हो गई एंड यू आर ज्वाइनिंग कैंपस ऑन लेट्स से 20 जनवरी, तो नो वन गिव्स अ शिट, too much shit about it. Your friends, हाँ प्रफुल, just a moment. Let me answer this and then you can ask your question. तो like even what I did was कि I stayed in Taiwan for 45-50 days around till May 31st. I stayed in Taiwan. नहीं, May 31st नहीं, June 30th
till June 30th I stayed in Taiwan. 1st जुलाई को मैं ताइवान से कोरिया चला गया था, and in Korea I stayed till August 15th, right? And कैंपस स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा जुलाई लास्ट वीक में, जुलाई मिड थर्ड वीक में कैंपस स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने एक प्रोफेसर को कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे है, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, तो आप कुछ कर सकते हो क्या? ऐसे लाइक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा टाइम पे और फिर बाद में प्रॉब्लम करते हैं। तो ही वाज लाइक कि जस्ट राइट एन ईमेल टू द एचओडी एंड एक्सप्लेन कि सर दिस इज द थिंग, आई एम वर्किंग ऑन अ रिसर्च इंटर्नशिप, एंड राइट समथिंग लाइक कि मेरा रिसर्च इंटर्नशिप 2 महीने की ही होनी थी, बट मेरा काम यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया है, एंड द प्रोफेसर इज सेइंग कि आपको 15 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, एंड तुम्हें जो जनरली वीजा मिलता है वो ज्यादा टाइम का ही मिलता है, जितना तुम बोलते हो ना कि अगर तुमने 45 डेज का वीजा मांगा है तो जनरली वो तुम्हें 2 महीने या 2.5 महीने वीजा देते हैं या उससे ज्यादा का ही देते हैं, तो वीजा में कोई लोड नहीं आएगा उसमें। एंड यू विल राइट अ मेल टू एचओडी कि सर ऐसे ऐसे है, एंड एचओडी तुम्हारा मेल देखे ना देखे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे। उसने मना कर दिया तुम तब भी रुक जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इट्स रूरकी, इट्स इंडियन सिस्टम्स, सब कुछ ब्यूरोक्रेसी है, सब हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर तुम 15 दिन एक्स्ट्रा रुक रहे हो, दिस इज फॉर, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, तुम जनवरी में जाओगे तो जनवरी एंड तक वापस आओगे, दैट्स फाइन। और तुम थोड़ा एक्सटेंशन लेके भी जा सकते हो अगर तुम्हें लीगल रूट के थ्रू जाना है, तो यू कैन गो टू द डीन एंड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन फॉर 15 days, they will give you, they won't create too much problems. Cool. Yeah. कोई ऐड ऑन कर दूं क्या अपनी वाली प्रेजेंटेशन इसमें? हाँ, just give me 5 more minutes. We will. One more question. We expect the professors to pay us a stipend when we go through independent mailing. Yes. In third year, yes. This should, मतलब at the end of the day you are going there and you are working for the professor, तो yes third year में। second year में again it depends on your financials, अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो maybe don't go, but third year में yes। there was one question, Praful, I guess Praful पूछ रहा था। Praful, are you there? I think so. No sir, I unmuted myself accidentally. Okay. So these are about my experiences. One more thing is कि तो these are जो मैंने कैंपस के टाइम पे किया था। आफ्टर माई कैंपस, मतलब मैं जॉब पे था और मेरी जॉब इज नॉट वेरी हेक्टिक, तो आई अप्लाइड टू अ प्रोफेसर विद आईएसबी एंड आई सेड कि मतलब मुझे उनका रिसर्च काफी अच्छा लगा था, एंड आई सेड कि आई रियली लाइक योर रिसर्च वर्क एंड would you mind giving me a project, and he was like ठीक है you can work with me. Same happened with Purdue University. There was one professor there and I asked him and he said okay fine. मतलब I due to some reasons I did not actually work with them, but they both agreed. So the lesson here is कि तुम प्रोफेसर को मेल करके सीधे सीधे बोल सकते हो कभी भी, does not have to be कि तुम कैंपस में ही हो, कहीं भी हो, जस्ट मेल द प्रोफेसर एंड से कि मुझे कुछ काम दे दो। इंटर्नशिप का मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं है कि तुम वहीं जाके ही काम कर रहे हो, या तुम मतलब एज इन अगर तुम्हें घूमना है, ऑब्वियसली हर किसी को घूमना होता है, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एटलीस्ट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स व्हाट यू कैन डू इज कि मेल द प्रोफेसर एंड से टेल द प्रोफेसर कि आई वांट टू वर्क विद यू, कैन यू प्लीज इन्वॉल्व मी इन सम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। एंड अभी प्रोफेसर्स के लिए भी इजी है थोड़ा सा, बिकॉज दे डोंट हैव टू पे यू। सम ऑफ द प्रोफेसर्स विल स्टिल पे यू विच इज वेरी जनरस ऑन देयर पार्ट, बट अगर तुम अपने घर से काम कर रहे हो उनके लिए तो दे विल नॉट पे यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड विच इज काइंड ऑफ फाइन। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लर्निंग मिल रही है, तो यू कैन अप्लाई एनी टाइम। ऋषि, आई विल नीड 5 more minutes, मुझे सेकंड ईयर का एक बार डिस्कस करना है बस, एंड देन यू कैन स्टार्ट। हाँ cool. ओके सीजी, हाँ ये आईटीसी वगैरह की मैं एक बार ऋषि का हो जाएगा, वी विल टॉक अबाउट आईटीसी एंड ऑल दिस थिंग्स। सीजी कट ऑफ फॉर गेटिंग अ बेसिक इंटरनेशनल नॉन कोर इंटर्नशिप्स। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर तुम डायरेक्ट मेलिंग के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो इतना कुछ मैटर नहीं करता सीजी तुम्हारा,
इवन इफ यू हैव अ 6 CGPA, अगर तुम्हारा बहुत कम CGPA है तो लिखो ही मत। अगर तुम्हारा CGPA 5 की रेंज में है, 6 की रेंज में है, डोंट राइट इट, दे डोंट केयर टू मच, कोई नहीं देखेगा तुम्हारा CGPA। अगर तुम्हारा CGPA काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा इन द सेंस कि 9+ है, देन हाईलाइट इट काफी अच्छे से कि माई CGPA इज दिस मच, माई ब्रांच में रैंक इज दिस दिस दिस। इफ योर CGPA इज 7 to 8 के रेंज में, मतलब 7 से लेके 8.8 8.9 के बीच में, विच इज रिसर्च के लिए इट इज नॉट टू हाई, मतलब तब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। अनलेस यू आर इन टॉप 3 तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट अगर कम है तो मत लिखो और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा। नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर जो फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट होने वाला, फर्स्ट ईयर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, तो यू आर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद रिसर्च इंटर्नशिप कहीं भी फॉरेन में मिलना तो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, you will not get it. Within India you can try, but the chances are you will not get it, right? Because mostly first year के एंड में तुम इतना कुछ तुम्हें आ नहीं जाता कि तुम वहां पे जाके काम कर पाओ, एंड द प्रोफेसर्स डोंट टेक यू वेरी सीरियसली, एटलीस्ट रिसर्च के केस में। ऋषि विल टेल यू अबाउट ऑल दोज टेक्निकल स्टफ वाला, बट एटलीस्ट रिसर्च के केस में प्रोफेसर्स डोंट टेक यू वेरी सीरियसली, तो रिसर्च का तुम्हें काफी कम चांसेस हो जाएंगे। फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु आर इन सेकेंड ईयर, अभी 2-1 2-2 में है, यू कैन गेट एन इंटर्नशिप। तुम्हारे लिए इट्स अ डाइसी सिचुएशन थोड़ी सी, बिकॉज थर्ड ईयर में तो ये रहता है कि प्रोफेसर सर को भी पता है कि ये इसकी फाइनल इंटर्नशिप है कैंपस की, और इसको 2 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, तो द स्टूडेंट नोज अ लॉट ऑफ स्टफ। सेकेंड ईयर में यू शुड हैव समथिंग टू शो एटलीस्ट कि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। तो यू कैन स्टार्ट स्मॉल, मतलब अपने ही डिपार्टमेंट के किसी प्रोफेसर के पास जाओ, या विद इन IIT रुड़की ही गो टू एनी प्रोफेसर। मतलब यार ऐसा होता है कि IIT रुड़की में रहने के बाद ना लगता है कि IIT रुड़की तो बहुत चूतिया है, कि यहाँ के प्रोफेसर तो सारे चूतिया हैं, इनको कुछ नहीं आता। That is not the case. There are really good professors and there are really bad professors जिनकी रिसर्च बहुत ही घटिया है, बट सम आर रियली गुड प्रोफेसर्स हु आर वर्ल्ड, जो काफी रिनाउंड है अपने फील्ड में। बट ऐसा होता है कि जो चीज हमें मिल गई, हमें रुड़की मिल गया, तो हमें लगता है कि बॉम्बे और दिल्ली ही अच्छा है, अब तो वहां के प्रोफेसर के साथ ही काम करेंगे, रुड़की वालों के साथ काम नहीं करेंगे। दैट शुड नॉट बी द केस। गो टू योर प्रोफेसर्स, उनसे कोई छोटा सा प्रोजेक्ट ले लो, 2 महीने उनके साथ काम करो, एंड यूज दैट प्रोजेक्ट टू बिल्ड अपॉन योर सेकेंड ईयर का, जब तुम अप्लाई कर रहे हो किसी प्रोफेसर के पास, राइट? For second year also there are some programs. One of them is known as IAS, Indian Academy of Sciences का प्रोग्राम है वो। थोड़ा सा सेकेंड ईयर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, तो वन इज योर IAS, ये इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस का प्रोग्राम है, एंड दिस इज अ रियली गुड प्रोग्राम। इसमें सारी IITs हैं, ICERs हैं, एंड IISc है, ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, एंड इसके थ्रू सेकेंड ईयर में वो के स्टूडेंट्स को वो लेते हैं। अनदर वन इज NTHU ताइवान, वो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यू कैन कन्विंस द प्रोफेसर, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। And obviously direct mailing ka route is always open for you. This is open for first year as well. The thing is they will not take you, it will be very difficult for them to accept you, but direct mailing is also open for first year. So I have been speaking for like 40 minutes now. If you when you say project, we have a question by Samir. When you say project, what kind of project are you talking about? Some examples please. So let's say when I applied to NTHU ताइवान, मेरा NTHU में जो प्रोजेक्ट था, project was in ऑप्टिमाइजेशन। बेसिक सा ऐसे था कि हमारे पास, जैसे मान लो ITC is making some products, और ITC का एक प्लान है अपना, तो आईफोन का एग्जांपल लेते हैं, चलो लेट्स से आईफोन बन रहे हैं, 1 लाख आईफोन बने एक कंपनी में, एंड ये जो 1 लाख आईफोन्स हैं, इनमें से
5 आईफोन्स ऐसे होते हैं जो खराब निकल जाते हैं, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द आईफोन्स आर गुड, 5 आईफोन्स तुम्हारे खराब निकलेंगे। अब अगर कस्टमर के पास ये 5 आईफोन्स पहुंच जाते हैं तो कस्टमर्स बहुत ड्रामे कर देते हैं आज की डेट में। दे विल बी लाइक 1 लाख का फोन खरीदा, लिंक्डइन पे जाके कुछ कुछ डाल देंगे एंड ऑल दैट शिट। तो उससे एप्पल का नाम खराब होता है, एंड एप्पल इज अ कंपनी विच इज वर्किंग ऑन ब्रांड इमेज ओनली। उसकी पूरी वैल्यूएशन ब्रांड इमेज पे है, राइट? तो माय प्रोजेक्ट वाज कि इन 1 लाख फोन में से मैं सारे फोन्स टेस्ट करके नहीं देख सकता इंडिविजुअली, बिकॉज दैट विल टेक मी टू मच टाइम। तो व्हाट माय प्रोजेक्ट वाज कि 1 लाख में से मैं कितने फोन्स पिक करूं और उनकी टेस्टिंग करूं, सो दैट आई कैन बी श्योर कि एटलीस्ट 9 ऑफ द 4 गुड, राइट? तो ये दिस वाज माय प्रोजेक्ट का टाइटल तुम कह सकते हो एक तरह से, कि सैम्पलिंग कर रहे थे हम 1 लाख फोन में से कितने फोन उठाएं, so that we can be sure कि at least 99% of the phones are good. तो when you are saying कि what kind of project, you could have worked on any project यार। मतलब अगर तुम जैसे लेट्स से तुम्हें मशीन लर्निंग में इंटर्नशिप करनी है, तो तुमने थोड़ा सा छोटे से डेटा पे काम किया हुआ हो कहीं भी पहले, या तुमने इवन जो तुम्हारे तुम ऑनलाइन कोर्सेज करते हो और उन कोर्स में तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं हर कोर्स के एंड में, यू कैन मेंशन दोस। यू कैन गो टू एनी प्रोफेसर, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट लेके काम कर सकते हो। यू कैन गो टू आई मीन प्रोजेक्ट ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट गो टू एनी प्रोफेसर, कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट लेके काम कर सकते हो उस पे। तो इट डज नॉट हैव टू बी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फील्ड में ही होना चाहिए। यू कैन इवन डू समथिंग लाइक कि तुमने थर्मल वगैरह में लेट्स से काम किया, अब तुम्हारा मन है बहुत नए फील्ड, मान लो फ्लूइड में काम करने का, तो यू कैन से कि आई हैव वर्कड थर्मल इंजीनियरिंग एंड आई हैव वर्कड रियली गुड, नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर फ्लूइड इंजीनियरिंग एज वेल। तो द प्रोफेसर विल बी लाइक कि ओके, दिस स्टूडेंट नोज हाउ टू वर्क, इसको काम करना आता है, तो दे विल हायर यू फॉर दैट थिंग। I think I have been taking a lot of time now, so I will stop now. If you yes, the answer to Sanskriti's question, can we expect a research internship under IIT at the end of the second year? मैंने इसके बाद मैथ डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप मुझसे बहुत ज्यादा हो नहीं पाया था, लाइक आई कुड नॉट डू टू मच। यस, आई डिड दैट, many students with me did that first year के बाद within campus. What are your suggestions about internships for the currently students in first year, as we were going through almost an online year? Yeah, this I will answer later. एक बार ऋषि का let us complete. Rishi, now you can start यार. I have been taking a lot of time. Cool man. Cool. अच्छा guys, we'll answer the questions, but एक बार मैं भी अपना part दे देता हूँ, because this was more specific to the research part. So not now what I will cover is more of a general trend. ठीक है, एंड मैं क्वेश्चंस एक बार अपना पूरा प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, उसके बाद अपन लेते हैं। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक रखी नहीं है, बट आप लोगों को जो भी होगा वो सब लास्ट में लेंगे, कवर करेंगे। जस्ट वन मोर थिंग कि वो जो दोज पीपल जिनको सिर्फ रिसर्च इंटर्नशिप का देखना है, या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, just write your questions in the chat box and I will answer them in the chat box. हाँ, we can do that. अंकित, let's wait ना, let's मेरा ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, फिर उसके बाद अपन Q&A सेशन ही करेंगे। Right, ठीक है, चलो। हाँ, guys, I'll share the screen. अच्छा, meanwhile, just tell you some things कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जितना भी बताऊंगा, ये सब बहुत जनरल है, ठीक है? मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो चीज़ देखी है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। आप लोग इसको हार्ड एंड फास्ट मत मान लेना कि ये जो बोल रहे हैं यही सब चीज़ करनी है, यही चीज़ें होती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपॉलॉजीज कि हमें पता नहीं था कि गूगल मीट की एक लिमिट होती है 100 की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, IRC को बोल देंगे कि लेट्स हैव फॉर स्पेसिफिक ब्रांचेस और स्पेसिफिक ईयर, बिकॉज जो लोग रह जाते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कूल, तो स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. Cool.
तो माय नेम इज ऋषि, मैं मेटलर्जिकल मटेरियल्स बैच का था 2019। तो जस्ट क्विक ओवरव्यू देता हूँ मेरा पार्ट कैसा रहा इंटर्नशिप का एंड ऑल। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई डिड सम कोर रिसर्च इंटर्न इन डीआरडीओ। अगर डीआरडीओ आप लोगों को पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट फर्म है पूरी। एंड वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स और एक सब में बनाती है। तो अपन के एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी डीआरडीओ के चीफ रहे थे। तो उसमें मैंने कोर इंटर्न्स की मटेरियल्स में। कुछ इंटर्न्स करने के बाद मैंने जो अपनी थर्ड ईयर की इंटर्न थी वो इंडस्ट्री में की थी, वो भी मेटलर्जिकल मटेरियल्स में थी। एंड थर्ड ईयर की इंटर्न करने के बाद रियलाइज हुआ कि यार कोर में तो काम नहीं करना। तो मेरी स्टोरी थोड़ी व्यास से बहुत अलग है, और शायद हो सकता है मेरा केस थोड़ा अलग लगे तुम लोगों को, बट समझना कि सिचुएशन कैसी रहती है। इट्स नॉट लाइक कि आप थर्ड ईयर में आते हो आपकी लाइफ क्लियर हो जाती है कि लाइफ में करना क्या है। इट्स नॉट लाइक कि आप जॉब कर रहे हो और आपकी लाइफ क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। चीजें चलती रहती हैं और उसके साथ आपको चीजों को एडजस्ट करना होता है। थर्ड ईयर की इंटर्न के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करूंगा प्लेसमेंट्स में। एनालिस्ट रोल की जॉब लगी, उसके बाद मैंने 1 साल एनालिस्ट रोल किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सॉफ्टवेयर साइड में आ जाऊंगा। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उससे तुम समझ सकते हो कि लाइफ में कुछ कुछ चीजें चलती रहती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ होगा कि तुम एक रिसर्च इंटर्न करोगे, हो सकता है तुम फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके इंटर्नशिप कर लो, उसके बाद तुम्हें लगेगा यार कि कोर मेरा सेक्टर नहीं है। तो स्विच करने में डरना मत, क्योंकि ऑन कैंपस इंटर्नशिप हमारे थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हो जाते हैं। अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं, अगस्त सितंबर में तो लगभग सारे कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो अगर तुम लोग देख रहे होगे कि तुम्हारे पास बस 2 साल है प्रिपेयर करने के लिए ऑन कैंपस इंटर्नशिप को, और ऑन कैंपस इंटर्नशिप इतनी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बट तुम लोगों ने अगर सुना होगा, थर्ड ईयर वालों से भी देखा होगा कि ऑन कैंपस इंटर्नशिप में मोस्टली फर्म्स जो आती हैं वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर साइड में होती है। कुछ कुछ एनालिस्ट और रोल्स के लिए आती हैं, और कोर इंजीनियरिंग की भी कुछ कुछ आती है, बट जनरली सॉफ्टवेयर साइड की आती है। हो सकता है कुछ लोग उस पर मेरे से सहमत ना हो कि ठीक है ऐसा नहीं होता, बट जनरल ट्रेंड प्लेसमेंट पे भी इसी तरीके का रहता है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। तो मेजोरिटी लोगों की इंटर्नशिप ऑन कैंपस होती है, तो मेजोरिटी बच्चे जाते हैं ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए। तो प्लीज अगर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप लगा रहे हो तो उसको टैबू मत बना देना। लोगों का आता है कि ये पार्ट है क्या, हमारे सब्जेक्ट कोर्सेज में आता है क्या, इंटर्नशिप करना जरूरी भी है क्या। तो हाँ, 3-2 के बाद जब आपका 4-1 आएगा तो उसमें 2 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में आप जो कर रहे हो ना, आपको अपने प्रोफेसर को, या हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन या पोस्टर कुछ बना के दिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आपने क्या किया इंटर्नशिप पे। जनरली जो हमारे इंजीनियरिंग के प्रोफेसर होते हैं वो प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली कि अगर मैं मेटलर्जी का बच्चा हूँ, मैंने मेटलर्जी में इंटर्नशिप की है, तो उनको पसंद आएगा। बट ऐसा नहीं होता कि हमारे बैच के सारे लोग कोर साइड में इंटर्नशिप्स करेंगे। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर में करेंगे, कुछ लोग डेटा साइंस, कोई मार्केटिंग, कोई ऑपरेशंस, कोई फाइनेंस, कुछ भी सेक्टर में करते हैं, और लोग अपनी प्रेजेंटेशन बना के दिखा देते हैं। प्रोफेसर्स को भी पता है कि बीटेक के बच्चे आ रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए फोकस करते हैं। उनको पता है कि बच्चे, ऐसा नहीं कि उनको कोर इंजीनियरिंग में मजा आ रहा होगा। तुम में से भी जितने भी बच्चे होंगे उन सबको रियलिटी चेक थोड़ा थोड़ा मिला होगा कि हम लोग जो आईआईटी के तैयारी करते हैं और इंजीनियरिंग में आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार इंजीनियरिंग मेरा फील्ड है ही नहीं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, अगर आप मैकेनिकल हो, या अगर आप मेटलर्जी हो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा इंजीनियरिंग में। और ये बहुत कॉमन है, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो हमें पढ़ाई जा रही है उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी जो कि इंटरेस्टिंग लगी, लोगों ने आईटी क्लियर किया, चीजें अलग हो जाती हैं। तो इंटर्नशिप आप अलग अलग चीजों में करो, कोई इशू नहीं है। 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, ग्रेडिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है प्रोफेसर कौन से और इन पे, बट इससे जिंदगी नहीं उखड़ेगी, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका ग्रेड्स खराब मिल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बट हाँ, इंटर्नशिप करना कंपलसरी है 3-2 में। आपके ग्रेड्स आएंगे उस पर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन लोगों ने बस सर्टिफिकेट जुगाड़ दिया क्योंकि उन लोगों को इंटर्नशिप नहीं करनी थी। वो केसेस अलग है, क्योंकि उन लोगों को यूपीएससी और इन सब की चीजों की तैयारी करनी थी। तो इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट जुगाड़ दिया, छोटा मोटा प्रेजेंटेशन बना दिया, प्रोफेसर को दे दिया, ठीक ठाक 7 या 8 लग गई उनके, खुश हो गए। अब इंटर्नशिप की कैटेगरीज में आए, जनरल ट्रेंड पे बता रहा हूँ मैं ये बात। सबसे ज्यादा इंटर्नशिप्स लोग करते हैं जो कि होता है प्रोग्रामिंग साइड में, क्योंकि अगर एक चीज को मैं बहुत जनरल बेस रूल बना रहा हूँ, हम लोग आईआईटी में पढ़ रहे हैं, और ये जो टी है ना, ये टेक्नोलॉजी है। तो जो आप बाहर, जब अपने कॉलेज से बाहर निकलोगे ना, तो सब लोग आपको एज ए इंजीनियर जज करते हैं। हो सकता है आप मार्केटिंग में चले जाओ, हो सकता है फाइनेंस में चले जाओ, प्रोडक्ट में, डिजाइन में, कुछ भी कर रहे हो, बट एज एन आपको एक इंजीनियर देखा जाता है। आप कंसल्टिंग में हो, आप एनालिस्ट में हो, सबसे ज्यादा प्रिफर्ड जॉब्स भी जो होती है प्लेसमेंट में, वो इंजीनियरिंग साइड की ही होती है। और अगर आप देखोगे कोर साइड में जॉब्स रिलेटिवली बहुत कम है। अगर आप मेटलर्जी उठाओगे, मैकेनिकल उठाओगे, केमिकल उठाओगे, रिलेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू द आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में बहुत जॉब्स होती हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो लोग चाहते हैं प्लेसमेंट्स के लिए फोकस करते हैं। एंड मैं इस चीज को थोड़ा पहले बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट्स में भी सॉफ्टवेयर साइड को थोड़ा प्रेफरेंस मिलती है।
इट डजंट मीन कि आप सबको सॉफ्टवेयर साइड में जाना है क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर साइड में प्रेफरेंस मिल रही है, सॉफ्टवेयर साइड की वैकेंसी ज्यादा है। जस्ट मेक श्योर कि आपको पता हो कि ठीक है, इस चीज को ऐसे निगलेक्ट नहीं करना कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे करना नहीं है। ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर साइड में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं प्लेसमेंट्स में भी। तो बच्चे इंटर्नशिप के टाइम पे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर साइड में ज्यादा इंटर्नशिप लगाने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन क्या है, इस चीज को समझ लो। जब हम लोग इंटर्नशिप करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम किसी चीज में एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आप किसी के साथ कुछ काम कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, चाहे आप डेटा साइंस में काम कर रहे हो, चाहे मान लो आप फाइनेंस में या बैकएंड इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप 2 महीने जो काम करोगे उससे आपको कुछ एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। और वो एक्सपीरियंस काउंट होता है रिलेटिवली। अगर आप देखोगे आपके फ्रेंड्स ने जिन्होंने बैकएंड में कुछ काम नहीं किया और आपने 2 महीने जाके किसी स्टार्टअप में थोड़ा बहुत कोडिंग करना सीख लिया या थोड़ा बहुत बैकएंड इंजीनियरिंग के टर्म्स सीख लिए, तो जब आप आगे बढ़ोगे तो रिलेटिवली आप आगे हो गए उन स्टूडेंट से। ये चीजें हेल्प करती है। इसलिए स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जिसमें इंटर्नशिप की है उसी में मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, इस तरीके से लोग सोचते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपकी इंटर्नशिप हो और आपको उसी में जाके प्लेसमेंट करना हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। बट जनरली स्टूडेंट्स इस चीज का फायदा उठाते हैं कि भाई मेरी इंटर्नशिप इस तरीके में है, मैं प्लेसमेंट में जब बैठूंगा तो मुझे भाई बोलने के लिए अच्छा रहेगा कि भाई मैंने इस चीज में काम किया था सर, ऐसा ऐसा, और उनको हेल्प मिल जाएगी। तो एक बहुत कॉमन टर्म है सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग साइड में जो इंटर्नशिप करते हैं, उसमें बैक एंड, फ्रंट एंड, डेवऑप्स और जो लेना है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी करना है, जो सीएस और सर्किट ब्रांचेस के जनरली स्टूडेंट्स कर लेते हैं। एक सेकंड जो एक फील्ड है, बहुत बड़ी बेसिक फील्ड है, वो डेटा साइंस की है। तो हमारे टाइम में मुझे याद है कि डेटा साइंस बहुत ट्रेंड कर रहा था। सारे सीनियर्स बोलते थे कि डेटा साइंस में बहुत चल रहा है, तो लोग एक बुक है ISLR और मशीन लर्निंग एंड्रो एनजी का कोर्स करते थे, एंड सब लोग डेटा साइंस और ML के इंटर्नशिप्स लगा रहे थे। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बिजनेस एनालिस्ट वाला सेक्टर आता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत डेटा साइंस का पार्ट चलता है, थोड़ा बहुत बिजनेस का पार्ट चलता है। आपको केस स्टडीज, एस्टिमेट्स, ये सब करना आना चाहिए। ये सब टर्म्स नहीं पता केस स्टडीज क्या होती है, एस्टिमेट क्या होती है, कोई इशू नहीं है, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे अभी। बट जनरल डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट में बहुत सारे लोग इंटर्नशिप के लिए चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा कोडिंग साइड नहीं होता, पर थोड़ा डेटा साइड और थोड़ा टेक्निकल साइड आ जाता है। एक तीसरी जो इंटर्न है रिसर्च और कोर की, जिसको व्यास ने बहुत ज्यादा कवर किया है, बट जो विद इन इंडिया भी हम लोग रिसर्च कोर इंटर्नशिप करते हैं। जैसे मेरी कोर इंटर्नशिप थी, मैं एक कंपनी थी बेसिकली पुणे में जो कि मेटलर्जी और मटेरियल से रिलेटेड थी, रबर मटेरियल्स कुछ बनाती थी, उससे मैंने इंटर्नशिप की थी। या मैंने 3rd ईयर के लिए अप्लाई भी किया था IIT कानपुर में विद इन अ प्रोफेसर, और प्रोफेसर ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, एंड मेरी CG एवरेज थी 7.5 के अराउंड। तो प्रोफेसर रिसर्च इंटर्न या कोर इंटर्न भी ले लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए चले जाते हैं। हरिद्वार के हमारे पास में एक BHEL है, अगर आप लोगों को पता होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, BHEL में इंटर्नशिप कर लेते हैं। अब वहाँ की इंटर्नशिप थोड़ी अलग तरीके की होती है, वहाँ पे आपको आना जाना नहीं पड़ता, 2 महीने में 1-2 बार आना जाना है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स जिनको ज्यादा इंटर्नशिप पे मेहनत नहीं करनी थी, जिनकी अपनी लाइफ में कुछ कुछ चल रहा था, तो वो लोग वहां पे जाके 2000 में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है और आप लोग आराम से सेटल हो जाते हो कि भाई मेरी सर्टिफिकेट हो गया। तो लोग ऐसे भी रिसर्च इंटर्न करते हैं, लोग IITs में जाके रिसर्च इंटर्न करते हैं, IISc और ISc। तो अभी मेरे पास कुछ रिज्यूमेज है, तो मैंने कल बैठ के अपने कुछ दोस्तों से रिज्यूमेज मांगे कि भाई तुम लोगों ने इंटर्नशिप की थी, उसके बाद तुम्हारा रिज्यूमे कैसे दिख रहा था। मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को सारे रिज्यूमे दिखाऊं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये बच्चे के रिज्यूमे तुम देखोगे और तुम सोचोगे ठीक है। रिज्यूमे ऐसे कि हवा वाली चीज नहीं होती कि बहुत खतरनाक रिज्यूमे होगा तब जाके चीजें आगे बढ़ती हैं। सब नॉर्मल होते हैं अपनी तरह, और तब जाके लोगों की अच्छी जॉब्स भी लग जाती है। तो मेरे पास 7-8 रिज्यूमे है और हम उसको भी देखेंगे। तो उसमें से एक मेरी दोस्त थी जिसकी IISc में इंटर्न लगी थी, और बहुत ही नॉर्मल इंटर्न थी, बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडिया में बेस्ट रिसर्च के लिए कॉलेज है, तो उसमें भी उसकी इंटर्न लगी थी। बहुत सारे लोग मिसलेनियस चीजों में जाते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्ट साइड हो गया, डिजाइन हो गया, फाइनेंस हो गया। अब तुम लोग सोचो कि यार हम इंजीनियर के बच्चे, हम इंजीनियर्स हैं और हम लोगों को इस चीज में कौन देगा, इंटर्नशिप इनमें हम कैसे लगाएंगे। तो इसका भी पूरा तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मिल नहीं सकती, इसकी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर आप 1st-2nd ईयर में हो और आपको अपनी इंजीनियरिंग से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको फाइनेंस पे इंटरेस्ट है, आपको डिजाइन या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, और आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, आप उसके लिए ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। उसका भी तरीका बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे चीजों पे नॉलेज करनी है। बट ये भी एक चीज है, बहुत से स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब उन लोगों के लिए इंटर्नशिप किसी मायने नहीं रखती, ऐसा उन लोगों को लगता है, बट इंटर्नशिप्स कुछ काम करती है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स 1st-2nd ईयर में जो UPSC कर रहे होते हैं ना, वो सोशल ग्रुप्स में जाके या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाके, जो कि जगह जगह घूम के लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ जाके ऐसी इंटर्नशिप्स करते हैं जिससे उनका रिज्यूमे स्ट्रांग हो, जब वो UPSC में इंटरव्यू वाले पार्ट में जाए तो बोल सके।
जैसे हमारे कॉलेज में यूबीए था, तो यूबीए में भी लोग बहुत सारे ज्वाइन करते हैं जिससे यूपीएससी के लिए उनको हेल्प कर सके। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स बेसिकली इंटर्नशिप पे कुछ हल्का फुल्का रहते हैं और वो लोग सर्टिफिकेट जुगाड़ के भी खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं करना है वैसे तो बट उनको बस सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर मैं अभी की सिचुएशन में बोलूं कि अगर अभी कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट्स आने वाले हैं दिसंबर में और उसके पास अभी इंटर्नशिप नहीं लगी है, तो उसके लिए मैं बस एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि अगर आपको पता है कि आपको किस चीज में इंटर्नशिप करनी है तो ठीक है, आप उस चीज का ट्राई करो, वरना सब कुछ इंटर्नशिप नहीं होती। ठीक है, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में बहुत बड़ा गैप होता है, तो आप चाहो तो अभी भी अपनी इंटर्नशिप जुगाड़ सकते हो और प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर सकते हो। ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैंने ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है जो कि 3-2 तक क्लियर बिल्कुल नहीं थे कि उनको लाइफ में करना क्या है। उन्होंने एक इंटर्नशिप के लिए जुगाड़ लिया कि भाई यहाँ पे मेरी इंटर्नशिप हो रही है, कुछ कुछ कर लिया और उन्होंने अपने प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी और प्लेसमेंट्स उनका अच्छा लग गया। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका थर्ड ईयर अभी चल रहा है और उनकी इंटर्नशिप नहीं जुड़ी, तो आप टेंशन मत करो, सर्टिफिकेट जुगाड़ लो। अब ये जो एक टॉपिक है, डज इट सीरियसली इम्पैक्ट प्लेसमेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लगता है कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड है। ऐसा कुछ होता नहीं है। प्लेसमेंट्स बहुत अलग चीज है, इंटर्नशिप्स बहुत अलग चीज है। इंटर्नशिप्स डेफिनेटली अगर आपकी प्लेसमेंट्स में आप जिस सेक्टर में जा रहे हो, अगर आपकी इंटर्नशिप उस सेक्टर में आपको हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं कि अगर आपने मार्केटिंग में इंटर्नशिप की और आप बाद में सॉफ्टवेयर साइड में प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो आपको प्लेसमेंट लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एट द मोमेंट प्लेसमेंट्स बहुत अलग चीज है। प्लेसमेंट्स के टाइम पे आपका सिनेरियो कैसा है, आपके टेस्ट कैसे निकल रहे हैं, आप इंटरव्यूज कैसे दे रहे हो, उस चीजों पर प्लेसमेंट डिपेंड करता है। और इंटर्नशिप्स जो होती है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करती है कि भाई उसका क्या शौक था। तो आप कहानियां बना सकते हो। जैसे मेरी कोर इंटर्नशिप थी और मैंने प्लेसमेंट्स में एनालिस्ट रोल के लिए गया, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैंने एक दो इंटर्नशिप की, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे सेक्टर में नहीं काम करना, और आपको आपका जो इंटरव्यू ले रहा है उसको कन्विंस करना है कि भाई मैं तो अब इसी चीज में जाना चाहता हूँ, तो दे टेक यू। तो ये चीज प्लीज दिमाग में क्लियर रखना कि ऐसा नहीं है कि आपकी इंटर्नशिप जहाँ लगेगी प्लेसमेंट भी वैसे ही होंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई फील्ड स्विच कर सकते हैं क्या, चाहे वो विद इन योर इंजीनियरिंग सेक्टर हो कि भाई मेरी ब्रांच है केमिकल, मैं करना चाह रहा हूँ इंटर्नशिप मेटलर्जी में, या मेरी ब्रांच केमिकल है और मेजर स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे सीएस में इंटर्नशिप करनी है, तो ये कर सकते हैं क्या। या मैंने इंटर्नशिप की है फाइनेंस में और अब मुझे जाना है प्रोडक्ट साइड में प्लेसमेंट के दौरान, ये हो सकता है क्या। इजीली पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई चेक नहीं करता कि आपकी इंटर्नशिप किस चीज में है, आपकी ब्रांच किस चीज की है, आपको इंटरेस्ट मैटर करता है। और मेरे ख्याल से अपन लोग अब इस जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में आता है कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप लोग जो पढ़ना चाहोगे वो पढ़ के उस चीज में नॉलेज लो और जाके सामने वाले को इंप्रेस करोगे, वो आपको आराम से जॉब दे देगा। तो ये ऐसा मत सोचना। मेरे बैच के स्टूडेंट्स से मेटलर्जी का बंदा था एक, उसने प्लेसमेंट के बाद फाइनेंस पढ़ना स्टार्ट किया और फिर फाइनली जाके वो जेपी मॉर्गन में जॉब करने लगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप उस चीज के लिए कितना पढ़ रहे हो। अब ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप लगाने के लिए, और स्टूडेंट्स इसको ज्यादा लाइटली ले लेते हैं और इसलिए थोड़ी चीजें बिगड़ जाती हैं, फिर आपको ज्यादा मुश्किल होने लगती है कि लाइफ में चीजें चल क्या रही है। एक चीज है जिसपे स्टूडेंट्स को बहुत फोकस करना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ, वो है सॉफ्ट स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन देना, आपको लोगों से बात करना, ये बहुत मैटर करता है, स्पेसिफिकली जब आप लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई भी कर रहे होते हो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स सीनियर से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते रहते हैं, या जो स्टूडेंट्स एलुमनाई से, या जो स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उन लोगों को चीजें अपडेटेड रहती हैं कि भाई चीजें चल क्या रही है मार्केट में। तो एक हाँ, नेटवर्क, हाँ अब एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, एग्जैक्टली। या बस दैट्स इट। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें लोगों से बात कर पा रहे हो या नहीं। दे डोंट केयर टू मच कि तुम हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो। हम यार हिंदी में बोल रहे हैं तब से और तुम सब लोग सुन रहे हो, तो वही देख लो बस। राइट। तो ये चीज जो व्यासने वाली बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मैं इतने कॉन्वेंट स्कूल से और इंग्लिश मीडियम स्कूल से हम लोग नहीं पढ़े, तो अपन के लिए कितना मुश्किल होगा मेल करना या लिंक्डइन करना। प्लीज एक चीज याद रखो, एक बहुत प्यारा कोट है कि एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट इज इजी। तो जब आप चीजें स्टार्ट करते हो आपको बहुत मुश्किल लगती है, बट विद इन टाइम इवेंचुअली चीजें आसान हो जाती हैं। तो आपको पहली चीज है कि आपको नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है अपने सीनियर्स, मेंटर्स या एलुमनाई से। फर्स्ट ईयर के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कि सेकंड ईयर के सीनियर्स को कुछ नहीं पता होता, और सेकंड ईयर को बहुत बुरा लगेगा, बट सेकंड ईयर को सीनियर्स को जानना है कि सेकंड ईयर को पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर को कुछ पता नहीं होता। तो आपका जो एग्जैक्ट जो आपका अपर ईयर होता है ना, जो फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के लिए थर्ड ईयर है, आप उनसे ज्यादा ज्ञान मत लेना कभी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनको भी ज्यादा कुछ पता नहीं होता। आज जो बच्चे सेकंड ईयर में होंगे वो रियलाइज कर रहे होंगे कि भाई एक साल बीत गया है कॉलेज का
या 2 साल बीतने को आए और हमारा सेकंड ईयर भी कंप्लीट होने को आया है, लाइफ कहाँ चल रही है कुछ समझ नहीं आता। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है फर्स्ट और सेकंड ईयर में, बट ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। जनरल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि लाइफ में क्या करना है या क्या चल रही है, सीनियर्स क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता। ये मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि मैंने कभी सीनियर से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन रखा नहीं। मैं कभी किसी सीनियर से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं रहा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हैं, कैसे प्लेसमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। बट मैंने अपने जूनियर्स में देखा है कि वो लोग बहुत एक्टिव रहे, कि वो लोग पूछते थे सर आपके इंटर्नशिप्स कैसे लग रही हैं, आप लोग प्लेसमेंट्स की क्या तैयारी कर रहे हो। बहुत से स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के टाइम पे कॉलेज में रहे फर्स्ट सेकंड ईयर के, कि वो देखते थे प्लेसमेंट्स हो कैसे रहे। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्टूडेंट्स कितने एक्टिव हैं। अगर तुम में से कोई मेरे जैसा है जो कि सीनियर्स और एलुमनाइज या मेंटर्स इतना ज्यादा नेटवर्क नहीं रखता, तो प्लीज इस चीज को समझ लेना कि ये चीजें बाद में जाके हेल्प नहीं करेंगी। मतलब आपको बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप सीनियर्स या एलुमनाइज के टच में रहो, ठीक है। हो सकता है आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर कोई भी हो या कुछ भी हो, बट आपके जो साथ के ईयर वाइज होते हैं ना, ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती जितने एज कम्पेयर टू सीनियर्स, और स्पेसिफिकली फोर्थ ईयर सीनियर्स जो कि प्लेसमेंट्स दे चुके हैं। तो अगर अभी आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो डेफिनेटली उन सीनियर से कांटेक्ट करो जो कि प्लेसमेंट्स ले चुके हैं या जो फोटो में है। वो आपको बहुत ज्यादा बता सकेंगे कि रियलिटी, कॉलेज की रियलिटी क्या है एज कम्पेयर टू वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट या वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत रिलक्टेंट होते हैं नई चीज ट्राई करने को। उसमें मैं अपना केस बताता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर में था, तब से मैंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की। मेरा जो नेबर था वो बहुत C++ में अच्छे से कोडिंग कर रहा था, और वो बोला था यार तू भी कोडिंग कर ले, और ऐसे मैं हमेशा रिलक्टेंट था। मैंने बोला यार मुझे प्रोग्रामिंग नहीं करनी, मुझे नहीं करना है, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। इसका रीजन ये नहीं था कि मुझे अच्छी नहीं लगी, इसका रीजन ये था मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, और मुझे ऐसा लगता था क्यों करना। अब इसका आप लोगों को सुन के लग रहा होगा कि यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों है, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो अपने शेल के अंदर रहते हैं और वो सोचते हैं यार नई चीजें ट्राई क्यों करनी है। अगर तुम में से किसी को बोलूं कि फाइनेंस बहुत अच्छा सेक्टर है, तो तुम लोग बोलोगे यार फाइनेंस में तो इंटरेस्ट ही नहीं, बट तुम्हें पता ही नहीं असली में फाइनेंस में किस चीज में क्या होता है। तो ये बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने शेल से बाहर आके नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, और बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने रूम में रह के या अपने फ्रेंड सर्कल में, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में सभी लोग सॉफ्टवेयर साइड में, तो आपका दिमाग भी वैसे ही सोचेगा कि चलो मैं भी सॉफ्टवेयर साइड में ही चला जाता हूँ। अगर आपके सभी फ्रेंड सर्कल बिजनेस एनालिस्ट या डेटा साइंस में जा रहे हैं, तो आप लोग भी वैसे ही सोचोगे। सब फ्रेंड सर्कल में यूपीएससी वाले लोग हैं तो आपका भी माइंड करेगा हाँ यार यूपीएससी कर लेता हूँ। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि नई चीजों को ट्राई करते रहना, और फेल होने से डरना मत। जरूरी नहीं है कि आपने मार्केटिंग में इंटर्न किया और आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं आया तो आपकी वो इंटर्नशिप खराब होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपने इंटर्नशिप की मार्केटिंग में, आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि अब मुझे मार्केटिंग आगे नहीं करनी। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, आपने इंटर्नशिप की सॉफ्टवेयर में और आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको ये पता चल गया कि सॉफ्टवेयर आगे मुझे नहीं करना। तो इट्स बेटर टू कैंसिल आउट द थिंग्स विच यू डोंट लाइक, क्योंकि चीजें ऑप्शंस बहुत सारे होगा। आज तुम लोग आईआईटी में हो, तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जिसमें तुम जा सकते हो। तो कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस सेक्टर में जाऊं कि इस सेक्टर में जाऊं, ये भी तो अच्छा लग रहा है सुनने में, ये भी अच्छा है, सब लोग ये भी कर रहे हैं। इससे बेटर ये है कि आप चीजें ट्राई करते जाओ और फिर कैंसिल आउट करते जाओ कि भाई ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज पसंद नहीं। और एक और लास्ट पॉइंट है कि अपने कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार मैं कोडिंग कैसे सीखूं, या मुझे डेटा साइंस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फाइनेंस कैसे पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम में से फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कॉलेज में आए नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम लोग कैसे ट्राई करें, बट सेकेंड और थर्ड ईयर ये बहुत चीज समझ सकता है कि अपने कॉलेज में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत वेराइटी ऑफ ग्रुप्स हैं। आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करनी है, आप बहुत सारे रैंडम ग्रुप्स में चले जाओ। आपको ओपन होना है तो आप बहुत सारे फालतू ग्रुप्स में जा सकते हो जहाँ पे आपको रैगिंग लेंगे, आपके साथ मस्ती करेंगे, तो आप खुल जाओगे। आपको कोडिंग सीखनी है तो ING, SGS और ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। डेटा साइंस के लिए अलग से ग्रुप बन चुका है, हम लोग जब निकले तो फाइनेंस के लिए अलग से ग्रुप बन चुका है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप एट द एंड आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते थर्ड ईयर के बाद या फोर्थ ईयर के बाद प्लेसमेंट्स के बाद कि यार मुझे इसका पता ही नहीं था। अगर आप ये चीज कह रहे हो तो आप अपने साथ झूठ बोल रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हर तरीके के सीनियर है, आपको जाके किसी को अप्रोच करना है। जस्ट इमेजिन अगर तुम सीनियर हो और तुम्हारे पास कोई जूनियर आके पूछेगा कि सर इस चीज को कैसे करना है, तो क्या तुम उनको मना करोगे? ऐसा नहीं होगा। तुम लोग बोलोगे हाँ ये चीज मैंने ऐसे की, इस चीज को ऐसा किया। हो सकता है सीनियर थोड़े टाइम के लिए बिजी हो, वो बोल देगा यार भाई तू थोड़ी देर बाद आ जाना, बट वो आपको बात तो करेगा। सेम गोज विद योर सीनियर्स ऑल्सो। आप अपने सीनियर्स या आपके एलुमनाइज हैं उनको मैसेज कर सकते हो। बहुत ज्यादा लोग हेजिटेट करते हैं, जैसे अभी हम लोगों को अंशुल ने मैसेज किया कि सर इंटर्नशिप टॉक चल रही है, आप देना चाहोगे क्या? अब ऑब्वियसली मेरे और व्यास की जॉब चल रही है और हम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता, बट हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे जूनियर्स को हम लोग बता सकें कि हमने क्या गलतियां की, वो लोग ना करें। तो ये चीज तुम लोग भी ध्यान रखना कि सीनियर्स को जाके अप्रोच कर सकते हो।
और एक और चीज समझना कि सारे स्टूडेंट्स, सारे सीनियर्स एक जैसे नहीं होते, जैसे तुम्हारे सारे बैचमेट सेम नहीं होते। अगर तुम अपने बैच में खड़े होगे तो तुम देखोगे हर का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर ऑल द एलुमनाइज आल्सो, ऑल द सीनियर्स आल्सो। सब सीनियर का नेचर अलग होगा, हर एलुमनाई का नेचर अलग होगा। हो सकता है आपकी किसी से ट्यूनिंग बैठ जाए और आपको लगे यार ये सीनियर थोड़ा मेरे जैसा है, ये मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है, बट इट डजंट मीन कि अगर कोई सीनियर तुम्हें खराब मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही सीनियर्स खराब हैं, ठीक है। तो कॉलेज की अपॉर्चुनिटीज को पूरा यूज करना, मेंटर्स, एलुमनाई, सीनियर से नेटवर्क बनाना, सॉफ्ट स्किल्स में थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करना, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स जनरली स्टूडेंट्स की मैंने देखी है इंटर्नशिप के बाद बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप किसी स्टार्टअप में, किसी बड़ी फर्म में या कहीं भी काम करते हो, तो आप बहुत ज्यादा सीखते हो, तब आप बात करना सीखते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि अब हम कॉलेज के बच्चे नहीं रहे जो कि सिर्फ कॉलेज में बैठ के क्लासेस बंक कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। यू स्टार्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप जॉब करने लगते हो, अच्छा लगता है। और एक चीज बहुत सारे लोगों को लगती है इंटर्नशिप में, स्टाइपेंड के लिए बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं। ये चीज अट्रैक्ट अच्छी करती है क्योंकि अच्छा स्टाइपेंड दे देती है। कुछ कुछ ऑन कैंपस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कैंपस में भी बहुत सारी जो फर्म्स होती हैं, कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, अच्छा खासा स्टाइपेंड देते हैं, 25,000 30,000 स्टाइपेंड पर मंथ। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा लुक्रेटिव एडवांटेज है भाई, अब इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, काम कर लेते हैं। बट काम के साथ साथ ये जरूर ध्यान रखना कि आपको सीखने को कुछ मिल रहा है। और ऑब्वियसली अगर आप पैसा कमाते हो तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है, आपको रियलाइज होता है कि भाई अब मैं पैसा कमाने लग गया हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में बहुत सारी जॉब्स है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो इंटर्नशिप का ये चीज बहुत अच्छा रहता है। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारे लोगों का मेन सबसे बड़ा सवाल होगा हाउ टू अप्लाई, और इसका एक लाइन का जवाब मैं बता रहा हूँ जो कि तुम लोगों को शायद सुनने में अच्छा ना लगे, बट तुम्हें बहुत हाथ पांव मारना पड़ेगा। अब इसका रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हम आईआईटी रुड़की में आ गए, हम आईआईटीएंस हैं, हमारे पास, हमें तो इंटर्नशिप लगी जाएगी, मैं जहाँ अप्लाई करूंगा कोई जॉब दे देगा। ऐसा ऐसा क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं आईआईटीएन हूँ मुझे कोई जॉब दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। द थिंग इज यू हैव टू बी, क्या बोलते हैं उसको, स्किलफुल। यू हैव टू बी स्किलफुल फॉर द जॉब विच यू आर अप्लाइंग। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मान लो कि आप डेटा साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके रिज्यूमे में कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि यार बंदे को डेटा साइंस का डी भी आता है, तो आपको क्यों जॉब देगा? जस्ट बिकॉज यू आर एन आईआईटीएन या आपने आईआईटी जे एग्जाम क्रैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजों में अपना हाथ पांव मारना पड़ेगा। पीपल ट्राई टू बिल्ड रिज्यूमे ऑन द सेक्टर्स ओनली, कि भाई मुझे डेटा साइंस में इंटर्न करनी है तो मैं डेटा साइंस के कोर्सेज उठाना स्टार्ट करता हूँ, मैं मशीन लर्निंग का कोर्स उठाना स्टार्ट करता हूँ, मैं आईएलएसआर उठाना स्टार्ट करता हूँ, मैं सीनियर से बात करता हूँ जिन लोगों ने ऐसे किया। तो सबसे पहली चीज है अपना थोड़ा रिज्यूमे उसके बेसिस पे बनाओ जब आप अप्लाई कर रहे हो। थोड़े रिज्यूमेस में दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे कैसे हम लोगों ने रिज्यूमे बनाए थे। उनमें से कोई भी रिज्यूमे बिल्कुल अच्छा नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, बट हम सबके रिज्यूमे तब भी सिलेक्ट हुए। और अगर आप उनसे बेटर रिज्यूमे बना सकते हो तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होगा, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। एक चीज थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना, अप्लाई कहाँ करना होता है ये लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई अप्लाई कैसे करें। जिसका कोई सीनियर एलुमनाई टच में नहीं है तो वो बिल्कुल पता नहीं कर पाता, वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुमने कहाँ अप्लाई किया। तो उसका मैं बहुत जेन्युइन रीजन बता देता हूँ। उसका रीजन क्या होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता कि चीजें चल कहाँ रही है। फर्स्ट थिंग इज पीपल शुड बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा या प्रमोशन नहीं कर रहा लिंक्डइन का। द थिंग इज कि लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, आपको बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी। बहुत सारे एचआरस और बहुत सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स भी अपना पोस्ट करते रहते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी चल रही है, यू कैन अप्लाई एंड ऑल। तो अगर तुम में से कोई एक्टिव नहीं है लिंक्डइन में तो प्लीज एक्टिव हो जाना। मैं खुद भी थर्ड ईयर तक एक्टिव नहीं था लिंक्डइन पे, मैं फोर्थ ईयर के आने के बाद हुआ हूँ। एंड ये मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि अगर मैं थर्ड ईयर में एक्टिव होता लिंक्डइन पे बहुत आसान होता। तो सबसे पहले लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, अपना थोड़ा प्रोफाइल उस तरीके से बिल्ड करो जो उस सेक्टर में अच्छे अच्छे लोग हैं। अपने एलुमनाई स्पेसिफिकली अगर मिल जाए तुम्हें, आईआईटी रुड़की का कोई बंदा है, जैसे मान लो उड़ान एक बहुत अच्छा स्टार्टअप चल रहा है अभी, तो आपको उड़ान में कोई बंदा मिल गया जो कि आईआईटी रुड़की का है, तो उससे थोड़ा बात करो। अब लोग क्या जनरली करते हैं, लिंक्डइन पे अप्लाई करते ही सबसे पहले अपना रिज्यूमे अटैच करते हैं, बोलते हैं हाय सर मैं इस फील्ड में इंटर्नशिप चाहता हूँ, क्या आप मुझे रेफर कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ज्यादा स्पैमिंग टाइप होता है कि बस आपको मैसेज पे मैसेज आ रहा है। थोड़ा हाय हेलो करो, थोड़ा बताओ कि सर कोई अपॉर्चुनिटीज है क्या, मैं इस चीज को देख रहा हूँ। और मैं डेफिनेटली अश्योर कर सकता हूँ कि हर एलुमनाई तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अगर तुम उनसे बस काम की बात करोगे ना तो वो भी बस तुम्हें काम का ही रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ भाई ये है, यहाँ तुम अप्लाई कर लो। थोड़ा उनसे नेटवर्क बनाने की कोशिश करो। तो एक लिंक्डइन बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा सोर्स अप्लाई करने का। सेकंड चीज क्या है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो ऑन कैंपस फर्म्स आती है ना उनमें वो ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर देते हैं। और एक दो केस मैंने से देखे जहाँ उनकी लगती भी है। तो ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटीज होती है, ये चीज समझना कि आप उन स्टार्टअप्स में या उन फर्म्स में ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। इवेंचुअली बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि ऑफ कैंपस ही हायर करते हैं, जैसे हमारे टाइम पे उड़ान था, डंजो है,
या अच्छे अच्छे स्टार्टअप थे, जोमेटो, स्विगी, जो कि ऑफ कैंपस ले रहे थे। अब तो शायद ये ऑन कैंपस आने लगे होंगे, बट हमारे टाइम पे सारे ऑफ कैंपस ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो एक चीज का ध्यान रखना, स्टार्टअप्स जनरली लिंक्डइन पे या उनकी अपनी वेबसाइट्स पे इंटर्नशिप्स के लिए जरूर लेते हैं। स्टार्टअप्स का क्या फायदा रहता है इंटर्नशिप को हायर करने का, कि भाई 2 महीने के लिए कोई इंटर्न आएगा, उससे रगड़ के काम करवाएंगे, ठीक ठाक पैसा दे देंगे, हमारा काम बहुत हो जाएगा। तो स्टार्टअप्स बहुत प्रेफर करते हैं इंटर्न्स, ठीक है। और आईआईटी के बच्चे को बहुत प्रेफर करते हैं। अगर तुम्हारा थोड़ा भी उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे थोड़ा थोड़ा भी तुम्हारा रिज्यूमे मैच करता है, तुम उसको कन्विंस कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, लोग इंटर्नशाला प्रेफर करते हैं, या कुछ, मैंने कभी इंटर्नशाला पे अप्लाई किया, मुझे कभी किसी से रिस्पॉन्स नहीं आया। हो सकता है मेरे रिज्यूमे अच्छे ना हो, जो भी हो, बट इंटर्नशाला से बहुत मुश्किल होता है। जनरली लोग अदर जो हायरिंग वेबसाइट्स है उन पे भी अप्लाई करते हैं, बट एक बहुत बड़ा तरीका है इंटर्नशिप लगाने का, वो है नेटवर्क। लोग अपने मेंटर्स या अपने एलुमनाइज को पकड़ते हैं या अपने सीनियर्स को पूछते हैं कि भाई उस कंपनी में जहाँ आपने काम किया था, वहाँ के मुझे एचआर या वहाँ की अपनी किसी इंजीनियरिंग टीम के बंदे का आप मेल आईडी दे सकते हो, आप उनको रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हो और लोग आपका रिज्यूमे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। इसलिए मैं कह रहा था कि नेटवर्क करके रखना अपनी सीनियर से, अपने एलुमनाइज से, क्योंकि इंटर्नशिप जनरली लोग सोर्स के थ्रू लगाते हैं। अगर आप लोग मेरी डीआरडीओ इंटर्न की बात करो तो मैंने भी नेटवर्क के थ्रू ही लगाई थी। ऐसा नहीं था कि मेरी रिज्यूमे बहुत कोर साइड का था, या मेरे जो भी दोस्त थे जिन लोगों ने सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में ज्यादातर लोगों ने जो इंटर्नशिप लगाई वो सब नेटवर्क्स के थ्रू थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने अप्लाई किया और उनको मिल गया। मेरा एक फ्रेंड जिसने फाइनेंस में किया था, उसने अपने फादर के थ्रू करवाया कि भाई मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप चाहिए। मेरा एक और फ्रेंड जिसने डेटा साइंस में किया था, उसने अपने एक दूर के रिलेटिव में जिनके फ्रेंड थे कहीं पे स्टार्टअप में, उनके थ्रू करवाया। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव और आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मेरे पास जॉब चल के आएगी। अगर आप ऑफ कैंपस हो, मार्केट पूरा ओपन है, हजारों बच्चे हैं मार्केट में, सब जाके अप्रोच करते हैं इन फर्म्स को। इस पे थोड़ा और टॉक करेंगे, हाउ टू अप्लाई पे। बहुत ज्यादा ओवरऑल जनरल बताया मैंने, बहुत स्पेसिफिक और चीजें हो सकती है, बट अभी के लिए बहुत है। एक हाँ जो जैसे ऋषि बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लगाओ, तो मेरी भी जो आईटीसी में इंटर्नशिप लगी थी, क्या हुआ था कि हमारी एक इंडस्ट्रियल ट्रिप टाइप गई थी, तो सब लोग आईटीसी गए वहां पे। मैं उसमें नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी उस दिन। सब 60 बच्चों का बैच थे, 60 के 60 बच्चे गए, सब वापस आ गए, चिल थे बस, कोई नहीं। तो एक मेरे फ्रेंड ने आके बताया कि यार वहां पे ना 2 मैनेजर्स हैं जो दोनों आईआईटी रुड़की के ही हैं। तो मैंने कहा यार इनसे तो इंटर्नशिप मिल सकती है। तो फेसबुक पे कांटेक्ट किया, नॉट इवन लिंक्डइन, विच इज नॉट द राइट थिंग। आई अभी मुझे लगता है थोड़ा सा लिंक्डइन पे कर लेते, बट रुड़की के ही थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। और मैंने उनसे बात करी और इंटर्नशिप लग गई। अब दिस इज जस्ट थोड़ी सी स्मार्टनेस तुमने दिखा दी कि अच्छा रुड़की के लोग मिलकर इंटर्नशिप मांग ली। जब मेरी जिंदल स्टील की इंटर्नशिप लगी थी तो मैं ढूंढ रहा था कैसे लगाऊं, कई जगह अप्लाई किया, नहीं लगी कहीं भी। फिर मेरे भैया थे, मेरे भैया जिंदल जो कंपनी है उसके मालिक के घर पे योगा सिखाने जाते हैं, उसके योगा टीचर हैं। तो ऐसी बात चल रही थी, भैया ने बोला मैं वहां जाता हूँ, तो मैंने कहा यार इंटर्नशिप लगवा दो मेरी। तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन भैया को ये भी नहीं पता रिज्यूमे क्या होता है, बट ही हेल्प्ड मी फाइनली इन गेटिंग एन इंटर्नशिप। तो इस तरह से अपने अपने कॉन्टैक्ट्स ढूंढ के रखो एंड बनाओ कॉन्टैक्ट्स एंड यू विल गेट इंटर्नशिप्स इजीली। हाँ परफेक्ट अंकित, एकदम करेक्ट एग्जांपल दिया। मेरे साथ भी सेम चीजें ऐसी हुई थी। तो अब थोड़ा रिज्यूमेस देख लेते हैं। अब ये चीज मैंने तुम लोगों के लिए थोड़ी जुगाड़ी है। अपने कुछ 6-7 फ्रेंड्स जो कि अब जॉब कर रहे थे, वो रिज्यूमे मांगे जो उन लोगों ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किए थे। एंड तुम देख सकते हो और तुम्हें रियलाइज होगा कि किसी ने इंटर्नशिप में कुछ ऐसा धमाल नहीं मचाया था, बट इवेंचुअली एवरीवन गॉट वेरी गुड जॉब्स। तो ये रिज्यूमे इज विजिबल ना एवरीवन? एक जने यस लिख दो, मेरे लिए बहुत होगा। Yes, sir, it is visible. कूल कूल कूल। तो फर्स्ट रिज्यूमे जो है मेरे बैचमेट का है। उसने एक इंटर्न की थी आईआईसी बेंगलोर में। तो तुम जो देख रहे हो ना, ये जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लिख रखे हैं, बीच का जो सेक्टर है पूरा, जहाँ हम लोग प्रोजेक्ट्स लिख रहे हैं, तुम देखो कि इसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स कुछ ऐसा लिख देते हैं जो उन्होंने ऑन कैंपस किया हो। जैसे ये जो वियर बिहेवियर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड एंड बोरियम नाइट्रेट कंपोजिट है, तो ये बैचमेट में मेटलर्जी की थी। हम लोगों का जो प्रोफेसर था हमारे साथ जो प्रोजेक्ट करा रहा था, हमने उसी चीज को लिख दिया। एग्रीकल्चर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था। तो अनंत भारत अब एक इनिशिएटिव चल रहा था कि हम लोग बहुत सारे विलेजेस में जाके कुछ कुछ सर्वे करें। तो हमारे बैच हमने इस प्रोजेक्ट तो तुम समझ सकते हो, कुछ लोगों ने बस एक ये किया, 30 स्टूडेंट्स से बच्चों को प्रोजेक्ट पर हाइप कैसा कि लोग फॉरेन इंटर तो नहीं बोलूंगा, विद इन इंडिया कहीं
करके मैंने प्रोजेक्ट किया यार मैं, और तुम सब सुनते हैं कुछ नहीं करते हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। आप में इतना दिमाग है आप पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर सको, ठीक है, आप सीख रहे होते हो, तो हम जो सीखे होते हैं हम वही चीजें लिख देते हैं। आप देखो कि आईएससी की इंटर्न थी, और जो फर्स्ट इंटर्न जो लिखी है डेटा एक्विजिशन एनालिसिस ऑफ सेंसर्स, इसमें बेसिकली मेरी दोस्त ने फ्रंट एंड पे थोड़ा बहुत काम किया था। इवेंचुअली इस रिज्यूमे के बेसिस पे और जो टेस्ट और आप क्लियर करते हो प्लेसमेंट्स के दौरान, उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर शी गॉट इन सिटी। तो यू कैन सी कोर इंटर्न्स और कोर रिज्यूमे के होने के बाद में जाते हैं लोग। सेकेंड रिज्यूमे जो है वो मेरे एक फ्रेंड का है जिसने डेटा साइंस में इंटर्न की थी फाइनल, एंड उसमें देखोगे उसने बहुत सारे नॉर्मल वर्ड्स लिखे हैं, वर्कड ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स एट प्रेडिक्ट सोलर एरिया डिसीज एंड कुछ भी। आप ओवरऑल अपने रिज्यूमे के आप ओवरऑल जो आपने इंटर्न में काम किया था ना आप वही लिख देते हो। अब आप देख सकते हो इसने ये यूबीए में लीड कर रहा था, तो उसने यूबीए के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, 2-3 चीजें यूबीए के बारे में उसने जो की वो लिख दी, एंड इवेंचुअली वो भी मास्टर में चल गया अच्छा खासा, आराम से लोग प्लेस हो जाते हैं, मैटर क्या अच्छे प्रोजेक्ट है कि नहीं। थर्ड रिज्यूमे, ये मेरा दोस्त था, इसने मार्केटिंग में इंटर्न की थी, एंड मार्केटिंग में इंटर्न इसकी इंटर्नशिप बहुत अच्छी और थोड़ा बहुत मार्केटिंग में काम था, मेरे बैचमेट था, और इसकी इंटर्नशिप इतनी अच्छी नहीं थी, बट इसने अपने प्लेसमेंट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया इंटर्नशिप के ड्यूरेशन ही, क्योंकि इसका हाल थोड़ा बहुत मेरे जैसा था, हम लोग क्लियर नहीं थे हमें लाइफ में करना क्या है, तो उसने बस अपनी एक इंटर्न लगा ली, पूरे ड्यूरेशन में बैठ के अपने लिए अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी स्टार्ट की। इसको एनालिस्ट उसके लिए इसने एप्टीट्यूड, केस स्टडीज, टेस्टिमेट थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, और इवेंचुअली इसका प्लेसमेंट भी मास्टर कार्ड में हो गया। तो आप देख रहे हो मास्टर कार्ड उसे कंसल्टेंट के तौर पे उठा रही है, इसकी इंटर्न थी मार्केटिंग में, इट डजंट मैटर, उसकी तब भी जॉब लग गई, बिकॉज प्लेसमेंट्स पूरी अलग चीज होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इज इंटर्नशिप। स्किल्स में देखोगे मेजोरिटी हम सभी ने लिख रखा था C++, MySQL, कुछ भी लिख देते थे। जो सामने इंटरव्यू होता है उसको भी पता होता है इंटरव्यू को कि ये क्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। एट द एंड आपका जब आप इंटर्नशिप में जब आपका फाइनल राउंड होता है ना, तो आप लोग इंटरव्यूज देते हो, तो आपका जो सामने वाला जो फर्म का बंदा होगा वो आपसे बात करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है, जब आपका कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तो आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी बैठती है, उससे वो सारी चीजें डिटरमाइन करती है। कभी कभी होता है कि आप बहुत स्किलफुल हो, आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको बहुत चीजें आती है, बट जो सामने वाला इंसान है ना उससे आपकी बनी नहीं है, मतलब बात करते वक्त लगा नहीं कि यार ये बच्चा अच्छे से काम करेगा, मजा नहीं आया बात करके, आप रिजेक्ट हो जाते हो। कभी कभी ऐसे केसेस देखे मैंने कि बच्चे को इतना कुछ आता नहीं है, बट जो इंटरव्यू होता है वो बहुत अच्छा चलता है, दोनों को बहुत मजा आ रहा है बात करने में, और जो सामने इंटरव्यूअर होता है वो आपको ले लेता है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा था सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती है, कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, एट द एंड किसी को कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे भी इसका मास्टर कार्ड में हुआ प्लेसमेंट, इसने मार्केटिंग इंटर्न की थी, बट इसने अपनी स्किल्स को अच्छा रखा और फाइनली कन्विंस कर लिया। ये इंटर्न में आप देख सकते हो रिज्यूमे में सीजी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट ये मेरा दोस्त था, इसको डेटा साइंस के अंदर ही करना था, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई मुझे डेटा साइंस में जाना है, मुझे और कोई चीजें ट्राई नहीं करनी। इसने भी अभी अच्छा खासा एक स्टार्टअप में जा चुका है, वाहन है या शायद कोई और है, तो फाइनली इसने भी डेटा साइंस के अंदर किया। अब आप देख सकते हो इसने स्टार्ट कैसे किया होगा डेटा साइंस, इसने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े, एनएलपी पढ़ा, सीएनएन पढ़ा, मशीन लर्निंग और बेसिक एल्गोरिथम्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड फिर स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपना रिज्यूमे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसकी इंटर्नशिप के बारे में पढ़ोगे तो इंटर्नशिप इन्वॉल्व वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा साइंस। पहली लाइन से तुम समझ सकते हो कि इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक कि उसने काम में मचाया क्या है, बट जनरली लोग बहुत ज्यादा ओवरव्यू दे देते हैं, और फिर एट द एंड आपके जो आपका इंटरव्यू होता है वो बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करता है आपने काम कैसे किया। ये मेरे दोस्त का रिज्यूमे, तो आप देख सकते हो someone who's getting 5.5 is also getting a good placement in data science, someone who's getting 8.3 is also getting a good placement, but the important thing is कि आपका जो सेक्टर है आप उसमें स्किलफुल हो कि नहीं। तो ये जो मेरा दोस्त था इसने डेटा साइंस पे काम किया था और उसका प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर साइड में हो गया। सो हाउ पीपल स्विच दीज थिंग्स, कि जब लोग इंटर्नशिप कर रहे होते हैं ना तो उनको रियलाइज होता है कि यार जिस चीज में मैं काम कर रहा हूँ वो चीज मेरे काम की नहीं है, तो वो इवेंचुअली उसी ड्यूरेशन में बैठ के उसी वैकेशंस में, समर वैकेशन में प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं जेन्युइन बात बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को प्लेसमेंट्स में सॉफ्टवेयर साइड में आना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से समझ आता है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर साइड में आना है, यू कैन टेक 4-5 मंथ्स एंड यू विल गेट रेडी। 4-5 महीने बैठ के डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, ये सॉफ्टवेयर साइड के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लो, आपके टेस्ट निकल जाएंगे और आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसको भी ये रियलाइज हुआ कि भाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस, आई वांट टू शिफ्ट टू सॉफ्टवेयर, इसने सॉफ्टवेयर शिफ्ट कर लिया। ये मेरा एक फ्रेंड है, इसकी भी सीजी अराउंड 5 कुछ थी,
एंड ही डिडंट स्टार्ट फॉर प्लेसमेंट्स। उसका प्लान था कि मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर करूंगा। उसने 1 साल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए दिया एंड इवेंचुअली देन ही रियलाइज कि यार मुझे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं करना, आई वांट टू गेट इनटू द प्राइवेट सेक्टर और कोई अच्छी जॉब करनी है। तो व्हाट ही डिड सम कोर्सेज, तुम देख सकते हो पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बूट कैंप यूडेमी। तो उसने यूडेमी के 3-4 कोर्सेज उठाए, उन कोर्सेज को कंप्लीट किया, उसने 1-2 इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया एंड इवेंचुअली गॉट अ जॉब। एंड एट द एंड लोगों को लगता है कि यार हमारा जिंदगी का 1 साल वेस्ट हो गया, हम लोगों ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या IAS के लिए हमने तैयारी की, हमारा कुछ हुआ नहीं। इट डजंट मैटर, आप उस रेस में, रेस बोलना नहीं चाहिए बट उस रेस में जहाँ सब लोग चल रहे हैं आप भी इवेंचुअली सबके साथ आ ही जाते हो। कुछ टाइम लगता है, ठीक है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ेंगे जो कि आप कॉलेज में कर सकते थे, बट आप इवेंचुअली उस चीज में कर लोगे। एंड दिस इज द लास्ट रिज्यूमे। ये थोड़ा बहुत मेरा रिज्यूमे है। इसमें तुम देख सकते हो मैंने एक फर्म थी जो कि बेसिकली रबर एंड प्लास्टिक फर्म थी, उसमें मैंने जाके काम किया था। मेरा काम लिथियम आयन बैटरीज पे था, कुछ ज्यादा मैंने काम किया नहीं था, बहुत बेसिक लिख दिया मैंने, यूबी का एक प्रोजेक्ट लिख दिया और कुछ अपनी PORs लिख दी, और यही सिंपल रिज्यूमे हम लोग प्लेसमेंट्स में देते हैं। तो अगर आप तुम देखोगे कि जितने भी रिज्यूमेज हैं दे आर नॉट वेरी इंप्रेसिव। अगर तुम लोगों को लगेगा कि भाई बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छे रिज्यूमेज चाहिए होते हैं, बहुत अच्छी इंटर्नशिप चाहिए होती है, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, आप लोगों को ठीक ठाक रिज्यूमे चाहिए, आप लोगों को ठीक ठाक कन्वेंशन स्किल्स चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है स्किल। तो मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैंने अपने बहुत सारे जूनियर्स को तभी बोला था जब मैं कॉलेज में था कि यार कॉलेज में ना तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम में अगर तुम आधा घंटा भी अपने लिए कुछ नया रोज सीखोगे ना, आई विल प्रॉमिस यू कि प्लेसमेंट्स तुम्हारे बहुत अच्छे होंगे। एंड ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर तुम में से कोई इस चीज को सीरियसली ले लेगा, just give half an hour every day, half an hour or even 1 hour every day, not every day, even twice or thrice in a week, that would be much enough। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बट कॉलेज में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है चीजों को करने के लिए। एक पॉइंट मुझे रिज्यूमे में ऐड करना है कि जब मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, मेरा रिज्यूमे 3 पेज का था और मैं सेकंड ईयर में था। लाइक आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज राइटिंग। तो मैंने अप्लाई कर दिया और एक को-फाउंडर को मैंने भेज दिया था सीधा। उसका रिप्लाई आया कि व्हाट इज दिस रिज्यूमे। बस उसने ये लिख के भेजा, व्हाट इज दिस रिज्यूमे, गो टॉक टू सम सीनियर्स एंड मुझे दोबारा से बना के भेजो। मतलब बहुत इंसल्टिंग से लगा था, बट ही वाज राइट यार। सेकंड ईयर के बच्चे का 3 पेज का रिज्यूमे हो रहा है, हद है। तो यस, मतलब यू शुड नो कि रिज्यूमे वगैरह भी थोड़ा बनाना जरूरी होता है, कैसे बनाते हैं, ऑल दीज थिंग्स। हाँ ऋषि यार, कंटिन्यू। कूल यार। अच्छा, व्हाट इज अ गुड प्लेसमेंट? अब थोड़े क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। मैंने जो बेसिक बताना था बहुत जनरल टर्म्स में बताया, अब तुम लोग के थोड़े Q&A कर लेते हैं एंड उसके बाद सबको फ्री कर देंगे, बट मैं और अंकित दोनों तुम्हारे क्वेश्चंस को ले लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो समीर ने पूछा, व्हाट इज अ गुड प्लेसमेंट? तो यार पहली चीज जो मैं बताऊंगा ना, ये बहुत ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक है। आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपके लिए क्या मैटर करता है? आपके लिए पैसा मैटर करता है कि भाई मुझे तो अच्छा खासा पैकेज चाहिए, और कुछ मैटर नहीं कर रहा अगर तुम्हारे लिए, तो प्लीज उन जॉब्स को देखो, थोड़ा अपना नोटिस बोर्ड पे देखो और चेक करो कि भाई कौन सी फर्म्स आ रही है जो अच्छा पैकेज दे रही है, और उन जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इट्स वेरी सिंपल। और जनरली फर्म्स जो होती हैं, जनरल फर्म्स, वो अच्छे खासे पैकेजेस देती है और वो इतनी ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होती, तो तुम उसके लिए कर सकते हो। मेरे पर्सपेक्टिव में गुड प्लेसमेंट था कि मेरा एक डिसेंट पैकेज लग जाए 12 to 15, दैट वुड बी गुड फॉर मी, एंड मेरे सारे फ्रेंड्स का उस रेंज में लग गया था। जैसे प्लेसमेंट का ही है, तो मेरा केस क्या था कि मास्टर, मतलब मेरी तो बहुत तुक्के में हुए प्लेसमेंट ऑनेस्टली। मतलब मैंने नहीं तैयारी करी थी, मुझे था कि मास्टर्स करनी है, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इस साल तो मुझसे नहीं हो पाएगा, वो GRE वगैरह प्रिपेयर नहीं हो पाएगा मुझसे उतना। तो प्लेसमेंट में बैठा था और समहाउ मास्टर कार्ड लग गया था। बट आफ्टर मास्टर कार्ड ऑल्सो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया एंड आई गॉट अ प्लेसमेंट जिसमें मेरा पैकेज वाज like 1.6-1.7 टाइम्स ऑफ माय सैलरी इन मास्टर कार्ड। मैंने 2 साल के बाद मास्टर्स करने जाना है कहीं बाहर, तो और मुझे ब्रांड नेम चाहिए अच्छा, तो इसीलिए मैंने मास्टर कार्ड ले लिया था। तो इट इज अ, जो तुम बोल रहे हो गुड प्लेसमेंट, दैट इज अ वेरी पर्सन डिपेंडेंट। अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो शायद मैं उस कंपनी में जा रहा होता आज, और मुझे शायद पैसा उतना नहीं चाहिए था, मुझे ये था कि मुझे ब्रांड नेम चाहिए, तो मैं मास्टर कार्ड आ गया था। दैट इज वेरी स्पेसिफिक। एक और चीज है, काजल का क्वेश्चन है कि रोड मैप फॉर ऑन कैंपस इंटर्नशिप। तो काजल, ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए आई विल बी वेरी स्पेसिफिक।
आपको अगर आप देखोगे लास्ट अगस्त सितंबर में जो फर्म्स आई होंगी, बेसिक जो बड़ी फर्म्स आती है, गोल्डमैन सैक्स, सिटी, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड ऑल, वो लोग सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, इन रोल्स के लिए हायर करती हैं। बहुत कम फर्म्स होती हैं जो कोर इंजीनियरिंग के लिए आती हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, और स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में इतना जरूरी भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटर्नशिप्स के लिए सोचो, बट जब आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपके पास इवेंचुअली 1 साल होता है प्रिपेयर करने के लिए। उस 1 साल में अगर आप चाहो तो इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर साइड है या डेटा साइंस साइड है। इन चीजों को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो एंड बी रेडी बाय द 3-1। जैसे ही 3-1 स्टार्ट हो रहा है, यू शुड बी रेडी कि आपके इंटर्नशिप्स के लिए फर्म्स आने वाली है, और ऑन कैंपस इंटर्नशिप का पूरा प्रोसेस बहुत ईजी होता है। तो तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम ऑन कैंपस इंटर्नशिप की बात करें, फर्म्स आती हैं आईआईटी रुड़की में और वो कहती है कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए। जब आप ऑफ कैंपस बात करो तो आप मार्केट में जाते हो और आप फर्म्स में अप्लाई करते हो कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए। दोनों में बहुत फर्क होता है। ऑन कैंपस बहुत ईजी होता है इंटर्नशिप लगाना अगर आप रेडी होगे, एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस, बिकॉज ऑफ कैंपस में थोड़ा हाथ पांव मारना पड़ता है। ऑन कैंपस में आपको बस रिज्यूमे डालना है, आपका प्लेसमेंट जो कमिटी है वो आपका रिज्यूमे फर्म्स को देगी, आपका टेस्ट होगा, टेस्ट निकला, इंटरव्यू हुआ, आपको लग गया। काजल, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, और उसको थोड़ा और ज्यादा डीप करें डिस्कस। मीनवाइल एक क्वेश्चन था, सर हाउ मच कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नीडेड। तो सौरभ, आई बी वेरी जेन्युइन, मैंने जब प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने कभी सॉफ्टवेयर साइट के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं था। मैंने एनालिस्ट रोल के लिए किया था, मैं अप्लाई ही नहीं करता था उन फर्म्स में। बट जेन्युइनली जो मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे डिस्कस किया। इफ यू फॉलो अदर वेबसाइट्स लाइक हैकररैंक, इंटरव्यूबिट एंड ऑल, तुम देखोगे कि डीपी तक या ग्राफ तक तो कोई पहुंचता भी नहीं है। डीपी होता है, ट्रीज होता है, हैश मैप होता है, उससे ऊपर जाओगे स्टैक्स, लिंक्ड लिस्ट, ये सारे टर्म्स होते हैं। तो ज्यादा तक फर्म्स हैश मैप तक रुक जाती हैं। बहुत अच्छी फर्म्स होंगी वो डायनामिक प्रोग्रामिंग या ये सब एल्गोरिदम्स भी पूछती हैं, बट अगर तुम लोग इंटरव्यू बिट के बेसिक अप्रोच भी कर लो, और अगर तुम ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो विद फॉर लाइक 5-6 मंथ्स, अच्छी खासी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे चांसेस है कि तुम्हारा डे 1 डे 0 में अच्छी खासी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स लग जाएंगी। ओके, कैन वी मेंशन प्रोजेक्ट्स इन रिज्यूमे व्हिच आर नॉट वेरीफाइड? डेफिनेटली लोग करते हैं ये चीज सामासाई, और कोई वेरीफाई नहीं करता आपके प्रोजेक्ट्स कहाँ किसने किया है। ठीक है, एक्चुअली जब रिज्यूमे कोई इंसान अप्लाई कर रहा होता है, अगर तुम मुझे अपना रिज्यूमे भेजोगे तो मैं एक्चुअली जाके वेरीफाई करूंगा भी नहीं। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है वेरीफाई करने का, सामा, कि लोग जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तब आपके इंटर्नशिप के बारे में बहुत अच्छे से पूछते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखना है, जो सामने बैठा होगा इंटरव्यूअर वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो बातों को ऐसा घुमाएगा और इस तरीके से पूछेगा कि आपसे हर चीज पूछना चाहेगा। और अगर आपने फेक प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे अपनी बातों को, और वो समझ जाएंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट ऐसा कुछ खास है नहीं। और एक और सेकंड पॉइंट याद रखना, अगर आपका प्रोजेक्ट जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें रेलेवेंस दिखता है, तभी कोई बंदा उस प्रोजेक्ट में घुसना चाहेगा। जैसे मैंने बहुत ज्यादा कोर इंटर्न्स लिख रखे थे और मेरा रोल बिल्कुल वैसा था नहीं, तो मेरे इंटर्नशिप्स में किसी ने ज्यादा डिस्कस किया नहीं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अंकित, एक क्वेश्चन है, लाइक वुडंट अ टीम वर्क एंड अदर स्किल्स बी अप्रिशिएटेड बेस्ड ऑन वर्क इन कोर ग्रुप फॉर टेक प्लेसमेंट्स? यार मतलब थोड़ा एक तो टीम वर्क वगैरह चीजें जो एचआर वगैरह है आई गेस वो देखेंगे। मतलब आई डोंट इवन नो कि इतना उन्हें कुछ फर्क पड़ता है क्या टीम वर्क ये वो सब से। मतलब कंपनीज जैसे जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी या मेरे अराउंड लोगों की हुई थी, तो कंपनीज हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्हें तुमसे क्या काम करवाना है, ना कि तुम्हें क्या आता है। जो तुम्हें करेक्ट। टीम वर्क है, ये है वो है, दिस इज ऑल फाइन, उन्हें दिख जाएगा। एंड कोर ग्रुप में मतलब आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन वेरी आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ऋषि तू ट्राई कर, आई डोंट थिंक like wouldn't a teamwork and other skills be appreciated based on work in core group for tech play? So core group का संभव, what's the meaning of core group actually? core sector में हम लोग जो काम कर रहे हैं, that? Yes sir, like Team Knox और Robocon. हाँ, इवेंचुअली मैटर करता है। तो संभव एक्चुअली ना, जब आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, तो जैसे मैंने यूवीए में काम किया या मैंने आईआरसी में काम किया, तो इवेंचुअली जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करते हो ना, तो आप हमेशा, हर स्टूडेंट अपना साइड लिखता है कि मैंने इस ग्रुप में क्या काम किया। हो सकता है मैंने जो काम किया वही अंकित ने काम किया, अंकित ने जो काम किया वही XYZ किसी पर्सन ने काम किया, बट तीनों अपने अपने तरीके से वही स्टोरी पिच करते हैं। और ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि तुम देखोगे कैंपस में होते तो ग्रुप्स लिमिटेड ही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। तो जनरली अगर तुम रोबोकॉम में हो और तुम्हारे साथ 2-3 लोग होंगे, तुम सबकी स्टोरीज या तुम सबके प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। और वो ऑन कैंपस जब आप अप्लाई कर भी रहे होते हो, ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहे होते हो, तो जो सामने जो बंदा होता है, जो पढ़ रहा होता है, उसको पता होता है, क्योंकि वो समझता है यार कैंपस में इतने ही ग्रुप है। और एक सच बात बताता हूँ, ऑन कैंपस मैंने देखा है, जब हम लोग प्लेसमेंट्स में बैठे थे,
जो इंटरव्यूअर्स आते हैं ना उनको पता होता है कि कैंपस ग्रुप की रियलिटी क्या है। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि उनको पता होता है कैंपस ग्रुप्स में होता है। तो बीइंग ऑन द कैंपस ग्रुप और आप बहुत अच्छा काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनको पता होता है कि कैंपस ग्रुप्स में कैसे-कैसे चीजें होती हैं, स्टूडेंट्स क्या-क्या लिखते हैं। वो उस चीज को इतना ज्यादा वैल्यू करते भी नहीं है, बट अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो आपकी फिर वो नॉलेज वहीं पे टेस्ट हो जाएगी आपसे जब बात करना स्टार्ट करेंगे। और तुम जैसे थोड़ा टेक बोल रहे, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये कोडिंग में है, और कोडिंग तो मैटर करता भी, कोडिंग में आई गेस और कुछ भी चीज मैटर नहीं करती एक्सेप्ट कोडिंग। रोहन का क्वेश्चन है, some of if you want to ask you can write it, अपना एक टाइम से criteria process for projects। एक किस से मैं आंसर लूंगा, बट एक बार मैं अपना बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे अप्रोच किया था। मेरे 2 दोस्त थे, उन लोगों ने मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है एसआर मेका, बहुत अच्छे प्रोफेसर है। तो वो मेरे दोनों दोस्त गए और उन लोगों ने बोला सर कोई भी प्रोजेक्ट दे दो आपके अंडर में, एंड प्रोफेसर वाज वेरी गुड, उन्होंने सच में प्रोजेक्ट दे दिया। मेरे दोनों दोस्तों ने कभी उस प्रोजेक्ट पे कुछ काम नहीं किया, वो बस जाते थे और खे करके आ जाते थे। बट इवेंचुअली प्रोफेसर बहुत अच्छा था, और उस प्रोफेसर की वजह से कि उस प्रोफेसर ने बाद में उनको अलग अलग जगह रेफर भी किया कि इन लोगों ने मेरे अंडर में प्रोजेक्ट किया है। सो प्रोफेसर स्पेसिफिक बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बट अंकित अगर तू उस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा, व्हेन टू अप्रोच आईटी प्रोफेसर्स। सो व्हेन का तो ये है कि एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एनी डे, सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, तुम कैंपस में हो नहीं हो, कभी भी कर लो। हाउ टू अप्रोच आईटीआर प्रोफेसर्स फॉर प्रोजेक्ट्स, सीधा सीधा जैसे मैंने किया था, तो मुझे मैथ डिपार्टमेंट में कुछ करना था, मुझे ये था कि मैथ में तो मेरे मैथ का फर्स्ट ईयर का कोर्स था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही था वो। तो जो टीए जो थे वो एक प्रोफेसर थे मैथ डिपार्टमेंट के, अंकित गिरी। तो उनसे क्लास वगैरह में काफी बात हो जाती थी ऐसे। तो वो फिर जब सेमेस्टर खत्म होने वाला था, तो आई जस्ट वेंट टू हिम एंड आई सेड कि सर मुझे ऐसे मैथ में कुछ करने का मन है काफी, पर मुझे क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो ही सेड कि ओके ठीक है, मे बी। और मैंने बोला कि मैंने आपकी वेबसाइट देख ली है, ये फील्ड में आप काम करते हो, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि आप क्या काम कर रहे हो। तो उन्होंने 1-2 पेपर पढ़ने को दे दिए, थोड़ी वीडियोस दे दी, एंड देन ही वाज लाइक कि ठीक है मेरे साथ काम कर लो। दैट इज वन वे। सेकंड वे इज कि तुम्हें वेबसाइट पे गए, तुम्हें सीधा सीधा दिखा कि यार ये प्रोफेसर है, इनका काम मुझे पसंद आ रहा है, तो जस्ट गो एंड मीट हिम डायरेक्टली। मतलब मैक्सिमम प्रोफेसर्स के पास तो तुम सीधे सीधे उनके रूम पे जाके मिल सकते हो। कुछ प्रोफेसर्स थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, या कैसे, आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट कुछ बोलेंगे कि पहले थोड़ा सा मीटिंग का टाइम एक बार डिसाइड कर लो, तो उन्हें मे बी मेल कर दो। बट मेलिंग इज स्टिल नॉट द राइट थिंग। कहीं तुम्हें चलते फिरते डिपार्टमेंट में मिल जाए, उनसे 2 मिनट बात कर लो और बोल दो कि सर आपसे मिलना है, एंड टेक अ टाइम। तो कुछ इतना फॉर्मल नहीं है यार वहां पे, मतलब जस्ट तुम्हारे प्रोफेसर है, तुम्हारे कॉलेज के हैं, तो जस्ट गो एंड मीट देम सीधा सीधा उनके रूम पे, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ के चले जाना, ये मत करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाके प्रोफेसर को बोलो कि सर अपनी रिसर्च बताओ क्या करते हो आप। डोंट डू दैट इज नॉट द राइट थिंग। उनका पढ़ के चले जाना कि वो क्या करते हैं। एक और है कि सजेशन फॉर स्टूडेंट्स इन 2-2 और फॉर 3-1 इंटर्नशिप्स। यार मैं जेन्युइनली बताऊं कि अगर मैं तुम्हारी जगह अब होता, तो मैं एक चीज जरूर ट्राई करता कि जो मैंने फील्ड्स ट्राई नहीं की कॉलेज के टाइम पे, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे डेटा साइंस हो, मैं थोड़ा इनके लिए ट्राई करता। मैंने इसके अलावा कोर में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहा। तो मैं स्टूडेंट्स को ये ज़रूर बोलता हूँ कि जो अभी बच्चे मिलते हैं कि जो तुम्हारा पहले 2 साल होते हैं ना, उसमें तुम रैंडम इंटर्नशिप्स कर लो, कोई ख़राब चीज़ नहीं होती। इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो 3-2 वाली होती है। तो 3-1 हो, 2-2 हो, 2-1 में हो, अगर तुम इंटर्नशिप्स कर रहे हो, चाहे मार्केटिंग में कर रहे हो, चाहे सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई कर लो, एक्सप्लोर कर लो, कुछ भी चीज़ में करके। मैंने ऑनेस्टली बहुत सारी रैंडम चीजें ट्राई करी है। मैंने कंटेंट राइटिंग ट्राई किया है, तो एक क्यूरियस नाम की वेबसाइट है, उनके साथ मैंने करी थी। तो मुझे वहां से 1-2 अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि उन्होंने मुझे IIM काशीपुर भेज दिया था कि डायरेक्टर का इंटरव्यू लेना है। मैं बहुत खुश हो गया था कि वाह वाह बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे ही मुझे फाइनेंस का एक बार बहुत मन हुआ था, तो मैंने FRM दिया था। आई फेल्ड इन FRM, बट मैंने दे दिया था। आई हैव नो रिग्रेट्स कि मैं फेल हुआ, बट बहुत महंगा था वो। तो पास हो जाना अगर दे तो ढंग से। बहुत महंगा था, 60,000 का फॉर्म होता है वो, एंड आई फेल्ड इन दैट एग्जाम, राइट। तो फिनेंस ट्राई किया था, फिर जिंदल और ITC में तो इंडस्ट्रियल में काम किया था। तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि यार बिल्कुल एकदम फील्ड जॉब तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि
जब जिंदल स्टील में काम कर रहे हो, स्टील का प्लांट है भाई, उधर 1000 डिग्री 1200 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और उससे तुम 20 फीट पे खड़े हो सिर्फ। दोज आर वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस टू वर्क इन। तो मुझे वो रियलाइज हो गया था। फिर रिसर्च में किया तो आई रियलाइज की पीएचडी नहीं होगी मुझसे, पीएचडी नहीं कर सकते। रिसर्च बहुत था मेरा मन में, तो रियलाइज की पीएचडी नहीं हो सकती। फाइनली मास्टर कार्ड में जॉब लगी है। नाउ आई एम लाइक आई नो कि मुझे मास्टर्स करनी है। तो दिस इज हाउ आई हैव मूव। मतलब तो यार अंकित की बात पे ऐड करूंगा कि जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जब आप सेकंड ईयर में होते हो, थर्ड ईयर में होते हो, या इवन प्लेसमेंट्स के बाद भी यू आर नॉट वेरी क्लियर कि लाइफ में करना क्या है। हाँ, एंड ओके, मतलब हाँ, एंड इट्स ओके। इवेंचुअली मैं बताऊं, अगर हम लोग अपने केस में भी देखें, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखूं, अब हम सबको 2 साल हो गए जॉब करते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको क्लियर नहीं है कि आगे लाइफ में क्या करना है। उनको एमबीए करना है, उनको मास्टर्स करना है, किसी को यूपीएससी करना है, या किसी को सॉफ्टवेयर में जाना है, किसी को मार्केटिंग करनी है। इट्स नॉट क्लियर। तो इसलिए कहता हूँ कि चीजें करते रहो, ट्राई। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप चीजें कैंसल आउट करते जाओ, या कभी कभी चीजें जो चल रही है उसको चलने दो। लाइक इट शुड नॉट बी हार्ड एंड फास्ट कि आपके फ्रेंड को क्लियर हो गया कि उसको सॉफ्टवेयर या उसको मार्केटिंग या उसको यूपीएससी करनी है, तो आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो पीयर प्रेशर हमारे यहाँ जो डेवलप हो जाता है कभी कभी इंटर्नशिप्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है कि यार मेरे दोस्त की तो 1 लाख की इंटर्न लगी, मेरे यहाँ क्या होगा। इट डजंट मैटर मैन। अगर 1 साल बाद जब तुम्हारी जॉब लगेगी, सब अच्छा ही कमा रहे होगे उस हाँ, मोमेंट पे। इतना लोड नहीं है। एंड आई विल इवन गिव यू वन एग्जांपल कि एक मेरा सीनियर था, उनको आईटीसी में जॉब लगी, सॉरी आईटीसी में इंटर्नशिप लगी थी, और आईटीसी स्टाइपेंड देता है 1.5 लाख रुपए महीना, राइट? एंड ही डिड नॉट गेट अ प्लेसमेंट फाइनली। एंड वो इतना डिप्रेस हो गया कि प्लेसमेंट नहीं लगी, इस कंपनी में प्लेसमेंट नहीं लगी, यहाँ पे हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। उसने अपनी काफी हद तक प्लेसमेंट्स ही खराब कर ली थी, राइट? तो वैसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि अगर तुम्हारी लग गई तो अब सब कुछ परफेक्ट हो गया, एकदम हंकी डोरी हो गया सब। दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, लाइक हमें 2 साल होने वाले मास्टर कार्ड में काम करते हुए। एंड शी वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। शी इज लाइक कि यार कैट देने का मन नहीं है, क्योंकि कैट देने में 2 लाख बच्चे बैठते हैं, 2-3 हजार सेलेक्ट होते हैं मुश्किल से, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं 2 बार दे चुकी हूँ, मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर अगर मैं बाहर कंट्री, फॉरेन कंट्री से एमबीए करती हूँ तो बहुत महंगा है, मास्टर्स करने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड शी इज द डिपार्टमेंट टॉपर, 2-3 में है वो अपने डिपार्टमेंट में, 9+ CGPA एंड ऑल दैट थिंग, राइट? तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कुछ क्लियर हो जाए, मतलब चले यार, चल इवेंचुअली हो जाएगा। हाँ, इवेंचुअली हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो कौन सी आफत आ गई, मतलब चिल रहो ना थोड़ा। एग्जैक्टली। अशाना का क्वेश्चन है कि व्हाट इज आस्क्ड इन ऑन कैंपस टेस्ट। यार वेरी डिफरेंट टेरिटरी देन व्हाट वी आर डिस्कसिंग अभी एटलीस्ट। हाँ, बट अशाना आई विल अगर बहुत ब्रीफली आंसर दूं, अगर इफ यू आर सिटिंग फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड ऑल, अगर ऑन कैंपस टेस्ट की भी बात करूं, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना अच्छे से। वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं कि अगर वो सॉफ्टवेयर साइड के ला रहे हैं, तो आपसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। डीएस एल्गो के 2-3 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का टाइम लिमिट होगा, आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे जनरली टेस्ट होते हैं, एंड इफ यू क्लियर द टेस्ट फिर इंटरव्यूज आते हैं। और जैसे कोर कंपनीज वगैरह हैं तो उनका मोस्टली एकदम सेट पैटर्न होता है, और वो कंपनी स्पेसिफिक होता है कि आईटीसी है, वो अपने इंटरव्यूज इस तरीके से कंडक्ट करती आ रही है पिछले 5 साल से। एचयूएल आई है तो एचयूएल अपने इंटरव्यूज हमेशा इसी तरीके से कंडक्ट करते हैं। तो वो पता करने के लिए जो पहले बच्चे जिनका हुआ है या जिन्होंने वो प्रोसेस अटेंड करी है, उनसे बात कर लो। उनसे बात कर सकते हो। बट डू रिमेंबर कि काफी हद तक उनका स्पेसिफिक पैटर्न होता है हर कंपनी का, चेंज कर सकते हैं, बट जनरली तुम प्रोबेबिलिटीज पे चलते हो कि 3 साल से ऐसा कर रहे हैं तो इस साल भी ऐसा ही करेंगे। शंभवम का क्वेश्चन है, इज देयर अ टेस्ट फॉर ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स टू? डेफिनेटली शंभवम, कि जब फर्म ऑन कैंपस आ रही है तो वो ब्राइट स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। अब ब्राइट स्टूडेंट्स उनके टर्म में वो होता है जो टेस्ट क्लियर करे और जो इंटरव्यू क्लियर करे। अगर आपका टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने अच्छे कैपेबल स्टूडेंट नहीं हो। उस मोमेंट पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो लोग टेस्ट जरूर कराते हैं। टेस्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रोल्स के लिए होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं बहुत सारी फॉर्म्स के। एप्टीट्यूड का मतलब अगर तुम में से किसी को नहीं पता हो, एप्टीट्यूड में बेसिकली आपके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, रेशियोज के, प्रोपोर्शंस के। एक चीज तुम लोग समझ लेना, अगर जो फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, कि आज जो तुम्हारा अभी जो लेवल है ना दिमाग का, मतलब बेसिकली अगर तुम्हारा जो अभी एप्टीट्यूड लेवल है, एप्टीट्यूड का बेसिक मतलब है कि अगर तुम्हें कोई लॉजिकल क्वेश्चंस दे दें या बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस दे दें, तो तुम उसको कैसे अप्रोच करोगे, कितनी जल्दी कर सकते हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस और ये सब। तो अगर अभी जो तुम्हारा एप्टीट्यूड लेवल है वो विद टाइम डिक्रीज ही होगा।
जो बच्चा फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर रहा है उसका एप्टीट्यूड लेवल बहुत अच्छा होता है, तुम बहुत ज्यादा पढ़ के आए होते हो, आईआईटी के एग्जाम क्लियर करके तुम बहुत शार्प होते हो, अगर तुम लोगों को उस वक्त में प्लेसमेंट्स के एप्टीट्यूड के टेस्ट दे दो तुम 15-20 मिनट में कर लोगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। बट इवेंचुअली होता क्या है, जो 4 साल हम कभी पढ़ते नहीं है या 4 साल जो हम एंजॉय करते हैं ना, हमारा विद टाइम हमारा भी एप्टीट्यूड डिक्रीज होता जाता है और फिर हमें वापस 4th ईयर में टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, ब्रश अप करना पड़ता है, वही बेसिक एप्टीट्यूड मैथ्स के क्वेश्चन जो हमने 9th 10th 11th में किए होते हैं, और वही क्वेश्चंस के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैट के बेसिक एग्जाम्स में अगर आप देखोगे यही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड, लॉजिकल, जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दे सकता है एज कम्पेयर टू मी एज ऑफ नाउ।